जी तशरीफ ले आए पेज 17 पे। ओके बारह मार्च जलाल सन्स और जो है वो 15 मार्च। इन्होंने आपको ग्राउंड फ्लोर के ऊपर इनकी बेकरी है और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो है वो इनका जनरल स्टोर है। किसी ने देखा हो शायद कभी ऐसा होता है, वैसे इनकी बेकरी में जनरल स्टोर भी होता है। अच्छा, इन्होंने आपको सोल्ड की 3 चीजें, ब्रेड, मीट और ऑनियन। और आपने जाके घर में सैंडविच बनाया ब्रेड मीट और ऑनियन का, लेकिन आपको मज़ा नहीं आया। तो फिर आप 15 मार्च को आए बेकरी में। इनकी ग्राउंड फ्लोर पे क्या थी? इनकी बेकरी। ये बेकरी है, वो ऊपर वाला जनरल स्टोर है। और उन्होंने फिर बिल बना के दिया आपको सैंडविच का, रेत बीच में डाल दी सैंडविच। विच किस तरह लिखते हैं? HICH होता है या ये वाला ICH होता है ना? इसमें एक H गायब हो जाता है। अच्छा, सैंडविच। अब बताएं, इसमें इन्होंने ब्रेड भी आपको बेची है, ऑनियन भी आपको बेचा है, एलपिनो भी बेची है, इसमें इन्होंने मशरूम्स भी डाली हैं, ऑलिव्स भी डाले हैं, इसमें इन्होंने जो है वो केचप भी डाली है, इसके अंदर इन्होंने जो है वो मीट भी डाला है, इसके अंदर इन्होंने जो है वो पत्थर कहाँ डाले हैं, हाथ धोगे, ये सारी चीज़ें डाली हैं। आप बताएं कि कितने वादे हैं? 12 मार्च को जो डील हुई है और 15 मार्च को जो डील हुई है उसमें कितने वादे हैं? 12 मार्च को जो डील हुई है उसमें उन्होंने क्या टेबल बनाया होगा? उसमें उन्होंने क्या टेबल बनाया होगा? ब्रेड, मीट, ऑनियन, और अगर उनको सस्ता बेचा है तो फिर डिस्काउंट वगैरह एलोकेट किया होगा 12 मार्च को। तो कितने वादे हुए? 3 वादे। अच्छा जी, 15 मार्च को कितने वादे हुए? 15 मार्च को कितने वादे? भाई 7-8 चीजें उसने बेची हैं। वादा एक ही है? क्या मतलब? अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं देर आर सो मेनी इनपुट्स टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट? देर आर सो मेनी इनपुट्स टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट। बहुत सी इनपुट्स उसने इकट्ठी की हैं और एक कंबाइंड आउटपुट बनाई है। ठीक है। सिमिलरली फिर आप 18 मार्च को जाके आपने दूध खरीदा, कॉफी बीन्स खरीदे और आपने जो है वो शुगर खरीदी और जाके आपने कॉफी बना ली घर में। तो उसके कितने वादे थे? 3। लेकिन आप अब 2-3 दिन बाद आए और इधर से आके आपने सिर्फ बनी बनाई कॉफी खरीद ली। तो उसमें उसने दूध भी डाला, उसमें उसने चॉकलेट भी डाली, उसमें उसने कॉफी भी डाली, चीनी भी डाली, उसमें उसने जो है वो क्या चीज होती है एक जिसकी बड़ी खुशबू अच्छी सी होती है, सिनेमन, क्या कहते हैं उसको? सिनेमन। सिनेमन, दारचीनी को कहते हैं सिनेमन। अच्छा, सिनेमन हो खुशबू के लिए डालते हैं, पता नहीं कॉफी में डालते हैं। सिनेमन भी डाली, तो उसने सारी चीजें डाली, लाल मिर्च नहीं डाली। तो आप बता दें उसके कितने वादे हैं? एक वादा है। वाई?
बोलें बिकॉज दीज आर इनपुट्स टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट। ठीक है, तो अब वो जो सैंडविच आपको जो है वो बेच रहे हैं, तो वो कितने, उसमें मेरे ख्याल से डिस्काउंट एलोकेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें। तो ये वाला स्टेप ये कौन सा था, 3, स्टेप 3 होगा ही नहीं, स्टेप 3 होगा ही नहीं। डन। अच्छा, वैसे ही आपसे ये स्टेप 2 की बात नहीं है, वैसे ही आपसे स्टेप 5 की बात पूछ रहा हूं। स्टेप 5 की, 12 मार्च को रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करेगा? एट अ पॉइंट इन टाइम, एट अ पॉइंट। और 15 मार्च को रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करेगा? एट अ पॉइंट इन टाइम, एट अ पॉइंट, क्योंकि चीज की नेचर ऐसी है ना, उसने सैंडविच बना के आपको दे दिया। आपको पता है पॉइंट ओवर टाइम, पॉइंट ओवर टाइम लॉस नहीं है, पॉइंट इन टाइम रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है या ओवर टाइम। आपको पता है ओवर टाइम रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होता है? जब 3 में से एक बात हो, जब 3 में से एक बात हो। जैसे कस्टमर को ड्रिप लगती है, तो जैसे जैसे सेलर परफॉर्म कर रहा है वैसे वैसे एंटिटी रिसीव और कंज्यूम कर रही है। तो ये रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की मिसाल है ओवर टाइम। और दूसरा कब रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है ओवर टाइम? जब वो हमारी लैंड पे आके हमें तामीर करके दे दे, तो वो फिर जैसे जैसे घर बना के देता रहेगा, कमरे बनाता रहेगा, तो वो रेवेन्यू रिकॉर्ड करता रहेगा ओवर टाइम। और एक तीसरी मिसाल थी, वो किसी को याद हो, वो थोड़ी सी जरा लंबी बात थी। हम एक स्पेशल नेचर की चीज बनवा रहे हैं एंटिटी से, और अगर हम ऑर्डर कैंसिल करते हैं तो उसके पास पैसे लेने का, अधूरा काम के भी पैसे लेने का राइट है। वैसे ये बात थी। ये कौन सा स्टेप था वैसे? नहीं, ये कौन सा सिनेरियो था? 3। ये स्टेप तो 5 चल रहा है ना हमारा। स्टेप कौन सा चल रहा है? 5। तो वो तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कब करना है ये अलग बहस है, रेवेन्यू रिकॉर्ड कब करना है ये अलग बहस है। ठीक है, चलें एक मिसाल आपको मैं और देता हूं। इस सिनेरियो में हम किस नतीजे पे पहुंचे कि 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है। कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है? 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। लेकिन रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होने? एट अ पॉइंट इन टाइम। इधर कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है? 2। इधर कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? 2, सॉरी 1, वो एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। और यहां पे कब रेवेन्यू रिकॉर्ड होने? एट अ पॉइंट इन टाइम। क्यों? ये पॉइंट इन टाइम या ओवर टाइम कौन सी बात है? ये स्टेप 2 है या स्टेप 5 है? आज हम स्टेप 2 पढ़ रहे हैं, लेकिन वैसे ही स्टेप 5 भी साथ साथ मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। क्या वो जैसे जैसे सैंडविच बना रहे हैं मैं वैसे वैसे खा रहा हूं? नहीं। दूसरा सवाल, क्या वो मेरे घर आके मेरे तवे के ऊपर सैंडविचेस और देगे बना रहे हैं? तीसरा सवाल, दूसरे सवाल की अंग्रेजी ये थी कि एंटिटी इज क्रिएटिंग एन एसेट विच कस्टमर इज कंट्रोलिंग। तो वो सैंडविच बना रहा हो, आप कंट्रोल कर रहे हो, वो कहेगा तू ही बना ले फिर। तो उसको आप बनाने दें, साथ साथ कंट्रोल ना लें उसका। ब्रेड बन गई चल खा, तो साथ साथ कंट्रोल ना लें। और तीसरा, आपको स्पेशल नेचर का सैंडविच बनवा ही नहीं रहे कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज डलवाई हो, तो इसलिए ऐसी सूरत में रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा? एट अ पॉइंट इन टाइम। अच्छा, कंस्ट्रक्शन कंपनी है एक, या एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर है, वहां पे आप गए और वहां से जाके आपने तेरह मार्च को ब्रिक्स खरीदी और आयरन बार्स खरीदी, मतलब सरिया खरीदा, और साथ आपने जो है वो सैंड खरीदी। ठीक है, अब ये कितने वादे हैं? 3 परफॉर्मेंस। अच्छा, ये तो स्टेप 2 हो गया। these are not an inputs to produce a combined output. स्टेप 5 लगाएं, स्टेप 5 लगाएं। पहला सवाल, जैसे जैसे वो सरिया आपको दे रहे हैं वैसे वैसे सरिया आपके अंदर जा रहा है और गुरूर बढ़ता जा रहा है। अच्छा, दूसरा सवाल बताएं ना, दूसरा सवाल स्टेप 5 में, इधर देखें ना, दूसरा सवाल बताएं स्टेप 5 में।
मतलब एज द एंटिटी इज क्रिएटिंग द कस्टमर इज ऑब्टेनिंग कंट्रोल. एंटिटी इज नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग. एंटिटी क्रिएट तो नहीं करी, रादर एंटिटी इज हैंडिंग ओवर. शॉपर में डाल के नहीं दे रही, चलो ट्रक में डाल के दे देगी. वो शॉपर में डाल के देते हैं, ये ट्रक में डाल के देते हैं. और क्या फर्क है दोनों में? और तीसरी बात बताएं. नहीं, स्पेशल नेचर की ये चीज का है. सरिया सैंड ब्रिक्स रोल रही होती हैं तो ठुड्डे लग के बंदे गिर जाते हैं. तो ये कौन से स्पेशल नेचर की चीजें हैं? ये तो ईंट, कुत्ता और साइकिल कहते हैं पाकिस्तान में हर जगह अवेलेबल है. ओके, आगे चलें. आप इसके बाद आए मई में, 3-4 महीने बाद, 15 मई को दुकानदार ने पूछा कैसा रहा ब्रेक, सायरन, स्टैंड वगैरह. उसने कहते हैं हाँ यार, मैंने लेबर शेबर पकड़ी थी, वो तो खुद अरेंज की थी लेबर मैंने, और कमरा शमरा बनाया था, तो मज़ा नहीं आ रहा उसमें रहने का. ऐसे पता नहीं लेबर दूरा काम करके गई है, कभी उधर से रोशनी आ रही होती है, कभी उधर से पानी लीक हो रहा होता है. तो दुकानदार ने कहा हम आपको अब कहते हैं बाथरूम हम बना देते हैं. दुकानदार ने कहा बाथरूम हमारी तरफ से, पूरा बाथरूम ही कर लो. सर को ईंट बजरी सीमेंट पैक ना करके दो, सर को जो है वो हम बाथरूम जाके बना के देते हैं. तो 15 मई को सेलर बोले सेलर कंस्ट्रक्टेड, सेलर started construction of kitchen at customer house. इसके लिए हाउस उसको लेके आना पड़ेगा या सेलर को हाउस के तक जाना पड़ेगा? सेलर को हाउस तक जाना पड़ेगा. कितने वादे हैं? एक वादा. भाई इसमें तो ईंट भी है, आंखें खोलें, इसमें तो ईंट भी है, इसमें तो बजरी भी है, इसमें तो सीमेंट भी है, इसमें तो सैंड भी है, इसमें तो लेबर भी इस्तेमाल हो रही है, इसमें तो मैप भी बनेगा, इसमें तो सेलर 7-8 काम आपको करके दे रहा है. तो वादे कितने हैं? एक. बिकॉज दीज ऑल आर एन इनपुट्स टू प्रोड्यूस अ. So as per step 2, there is only one wada, there is only one performance obligation. But इधर रेवेन्यू सेलर कैसे रिकॉर्ड करेगा? मई में उसने काम करना शुरू कर दिया, स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ किचन. 4 महीने लगने हैं. ओवर टाइम. क्यों? जैसे जैसे वो किचन बना रहे वैसे वैसे ये किचन खा रहे. मतलब जैसे जैसे एंटिटी, वो लफ्ज क्या था, जैसे जैसे एंटिटी परफॉर्म कर रही है वैसे वैसे कस्टमर रिसीव और कंज्यूम कर रहे हैं. रिसीव और कंज्यूम करे किचन. दूसरा सवाल, एज द एंटिटी इज क्रिएटिंग, द कस्टमर इज कंट्रोलिंग द किचन. क्योंकि उसके घर तक आके किचन में, तुम मेरे घर तक आ गए, तुमने ही तो बुलाया था. तो यहां पे रेवेन्यू बोले कब रिकॉर्ड होगा? एट अ पॉइंट इन टाइम और ओवर टाइम. बहरहाल ये बहस अलग है कि वादे कितने होते हैं, और ये बहस अलग है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है एट अ पॉइंट इन टाइम या रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है ओवर टाइम. लेकिन इधर कब रिकॉर्ड होगा? एट अ पॉइंट इन टाइम. क्यों? जैसे जैसे वो सरिया बेच रहे वैसे वैसे मैं खा रहा हूं? नहीं. सरिया वो मेरे घर आके नहीं, वो तो शॉपर में डाल के दे रहे, वो तो ट्रक में डाल के दे रहे सरिया. वो तो क्रिएट कर ही नहीं रहा. यहां तो क्रिएट हो रहा है ना एसेट, और साथ साथ मैं उसका क्या ले रहा हूं? कब्जा ले रहा हूं. ठीक है जी, चले नोट कर लें. ये पेज कौन सा है किताब का? 17. पेज 17 के साथ स्क्रीनशॉट है. स्टेप 2 की सारी थ्योरी उठाओ, उसके साथ ये बनाओ. स्टेप 3.
अब आप इन एग्जाम्पल्स के नाम लिखें। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4। अच्छा जी, पुत्र मोटरवे ते हैं तो जीटी रोड की स्पीड नाल काम कर रहे हो। पहले दिन थोड़े रह गए उतो होले होले लगे। एग्जाम्पल 3 ब्रेक्स। चलें ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट अटैच कर दीजिएगा, छोड़ें। अच्छा, अब मुझे बताएं कि अस्पताल ने कितने वादे पूरे किए हैं। मुझे बताएं अस्पताल ने कितने वादे पूरे किए हैं। मिसाल सुने, अस्पताल कहां से आ गया? अस्पताल ने कितने वादे पूरे किए हैं? अम्मा जी जो है वो लेके गई बेटे को और कहा कि इसके जो है वो पाँव में दर्द रहती है। अब पता नहीं कॉलेज में कुछ हुआ था, क्या हुआ था, इसको ठोकर लगी थी, ये बताता नहीं है, इसके पाँव में दर्द रहती है। डॉक्टर साहब ने एक्सरे करके सब सेट सुट करके जो है वो भेज दिया। तो अभी अम्मा जान निकलने लगी तो अम्मा जान ने छोटी बेटी को लाया, डॉक्टर साहब ਇਹਦੇ सर ते दर्द रहती हर वेले, पता नहीं कहती रहती है सौ में दर्द हो रही है, सौ में दर्द हो रही है, एनू भी जरा चेक करो आज चंगी तरह। तो डॉक्टर साहब ने उसको भी चेक कर दिया अच्छी तरह। अब मुझे बताएं अस्पताल ने के कितने वादे पूरे किए हैं? अस्पताल ने कितने वादे पूरे किए हैं? These are two inputs to produce combined बहनबाइज्ड सेहतमंदाइज्ड, मतलब ऐसा नहीं है। These are two inputs to produce a combined good family and happy and happy। ये दो इनपुट्स हैं जिससे कंबाइंड आउटपुट सामने आया है। नहीं, वो हाँ कर रहे हैं यार, ये दो इनपुट्स हैं जिससे कंबाइंड आउटपुट सामने आया है। These are two separate outputs. These are two separate outputs. These are not an inputs. These are not an inputs to produce a combined output. ठीक है जी। आपने खाने गए बर्गर, उसने कहा सर हमारी जो डील है वो आप ऑर्डर कर दें। डील के अंदर जो है वो बर्गर भी है और डील के अंदर जो है वो फ्राइज भी हैं और डील के अंदर जो है वो बॉटल भी है, तो आप ये ऑर्डर कर दें। आप बताएं जी दुकानदार ने कितने वादे पूरे किए? एक वादा पूरा किया। दीज आर इनपुट्स टू प्रोड्यूस आ गीला वाला बर्गर जिसमें फ्राइज डले हैं, बोतल डाल के गीला किया है। अजीब दीवाने यार, आप लोगों को तो पागल बनाना बहुत आसान है, कोई सड़क पे जाता पागल बना दे। These are not an inputs to produce combined output। किस दुनिया में फिर रहे हैं आप लोग? क्या मतलब ये these are an inputs to produce a combined output। क्या आउटपुट क्या है आपके सामने? ओह डील आउटपुट तो नहीं, तो डील तो किसी चीज का नाम, डील तो उसने नाम रखा हुआ है। आई एम आस्किंग यू अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन कि आर दीज एन इनपुट्स टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट? फिर तो पहली क्लास ही फर्क होगी हमारी। हमने तो लेक्चर 1 की जो एग्जांपल 1 है उसी को आपने धज्जियां फेर दी, उसको आपने एक वादा कह दिया, फिर डिस्काउंट कहां से एलोकेट किया था फिर लेक्चर 1 में? तो भाई क्या उसने आपको पेप्सियाइज्ड, बर्गराइज्ड, फ्राइआइज्ड कोई चीज दी है आपको? ऐसे तो ना करें, अब थोड़ा सा हमने आपको घुमाया, घूम गया, तो ये तो बात नहीं है। बोले दीज आर 3 इंडिपेंडेंट outputs, these are not an inputs to produce a combined output। ठीक है जी। असल में ये जो चीजें इनपुट्स होती हैं ना, जो कंबाइंड आउटपुट बनाती हैं, ये बाद में अलग नहीं की जा सकती, ये बाद में अलग नहीं की जा सकती। जरा सैंडविच में से टमाटर ने, वो भाई टमाटर बेजान हो गया अंदर जाके, टमाटर लूला लंगड़ा, वो भाई बेक हो गया अंदर। ये अब नहीं, इसकी ब्रेड जरा अलग कर दें, मैंने इस पे जैम लगा, चपेट ब्रेड निकाल दें, जैम पूरी नमकीन हो गई है। नहीं, इसमें से जरा ईंट निकाल के दें, ये अम्मी को बड़ी पसंद है ये वाली ईंट। ओ भाई ईंट अब लग गई है, टूट गई निकलेगी।
लेकिन बर्गर, बोतल और फ्राइज अलग अलग हैं। हाँ, अगर बर्गर के ऊपर आप बोतल डलवा लेते और अंदर फ्राइज डलवा लेते, वो फिर एक अलग डिस्कशन थी कि मैं नरम नरम चीजें खाता हूं, मैं बीमार हूं, वो फिर दीज आर एन इनपुट्स टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट। तो भाई दुकानदार ने अगर आपको सालन बेचा है और रोटी बेची है तो दीज आर टू सेपरेट आउटपुट्स। लेकिन अगर आपने सुरीद बनवा ली है, जिन लोगों को पता है उनसे बात कर रहा हूं, बाकी छोड़े पड़े, अगर आपने रोटी के टुकड़े निकलवा के सालन के शोरबे में डलवा लिए हैं और ऊपर आपने सलाद भी डलवा लिया और चटनी भी डलवा ली है, अब आप कह रहे हैं नहीं जरा सलाद अलग कर दें, ओ पुत्र प्याज अंदर है किते, रोटी पाई जरा अलग कर दें, मैंने जैम, ओ पुत्र अब रोटी नमकीन हो चुकी है। तो एक बात याद रखिएगा, एंटिटी जब गोत का नाला बना के दे देती है, फलूदा बना के दे देती है चीजों का, तो फिर वो अलग अलग नहीं हो सकती। यहां भी एंटिटी ने फलूदा बना दिया चीजों का, और यहां भी एंटिटी ने इस बुरे तरीके से जोड़ा चीजों को कि अब वो जुदा। तो मतलब बताएं क्या है इस बात का? दीज आर एन इनपुट्स टू प्रोड्यूस अ। बाद में आप या एंटिटी इसको जुदा जुदा नहीं कर सकते, बाद में आप या एंटिटी इसको जुदा जुदा नहीं कर सकते। डन। तो जब भी कभी देयर विल बी 3 or 4 इनपुट्स टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट, बर्गर, फ्राइज और बोतल आर नॉट इनपुट्स टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट। कोई कंबाइंड आउटपुट नहीं है। हाँ, अगर बहुत सारे बर्गर लेके उनको देग में डाल दें, ऊपर से बोतल डाल दें और ऊपर से जो है फ्राइज डाल दें और उनको घुमा दें, वो फिर दीज आर इनपुट्स टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट। बट जब तक बर्गर, फ्राइज और बोतल हैं तो दुकानदार के कितने वादे हैं? बोले 3 वादे हैं। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ IFRS 15, जिसके बगैर सवाल ही शुरू नहीं हो सकता। सवाल शुरू करने से पहले शर्त है कि आप आइडेंटिफाई करें कितने वादे हैं। जब वादे आइडेंटिफाई होंगे तो फिर सारी डिस्कशन शुरू होगी। ओके, अब ये हो गया कॉन्सेप्चुअल बातें। अब हम जो है वो लैंग्वेज यूज करने लगे हैं। कैन कस्टमर टेक द बेनिफिट फ्रॉम दीज गुड ऑन इट्स ओन? यस, कस्टमर ऑन इट्स ओन बेनिफिट ले सकते हैं। घर जाके ब्रेड को इन दोनों के बगैर यूज कर ले, जैम लगा ले, मीट का सालन बना ले, ऑनियन को हमारे जैसे बंदे तो वैसे कड़च कड़च करके खा जाते हैं सलाद के तौर पे। तो कैन कस्टमर टेक द बेनिफिट्स फ्रॉम दीज थिंग ऑन इट्स ओन? से यस और नो? यस। अगला सवाल, entity is selling them independently, entity is selling them in this contract independently? Okay, if the answer to both is yes, then these are 3 separate performance. Let me repeat the question. Kitab, let me repeat the question. Can customer take the benefit in example 1 from bread, meat and onion separately? You tell me yes or no. Can customer take the benefit from these things on its own separately? Yes, he can. Entity promise to transfer these goods is also separately identifiable. Yes. Entity promise is also separately identifiable. Yes, yes means there are. But just change this English for this. My first question. Customer can benefit from the good on its own. इससे मुराद ये सैंडविच बनने से पहले जो आपको चीजें नजर आ रही थी। Can customer take the benefit from the goods in sandwich on its own? अगर ले लेता yes, yes. ये जो चीजें सैंडविच बनने से पहले आपको नजर आ रही थी उनकी बात कर रहा हूं। कस्टमर क्या उनसे अलग अलग बेनिफिट ले सकता था? yes. अगला सवाल, entity promise to transfer these things is separately identifiable. entity का promise अलग अलग है कोई entity के वादे? दोबारा पूछ रहा हूं, entity promise to transfer the goods is separately identifiable from other promises. इधर इसके लिए ये अदर प्रॉमिस था, इधर इसके लिए ये अदर प्रॉमिस था। तो एंटिटी इज, जल्दी से बोले, एंटिटी प्रॉमिस टू ट्रांसफर द गुड्स इज सेपरेटली आइडेंटिफिएबल फ्रॉम अदर प्रॉमिसेस, और एंटिटी इज ओनली प्रॉमिसिंग वन थिंग. व्हाट इज दिस?
फुल्ली फंक्शनल सैंडविच प्रोवाइड कर रही है वो, तो दैट्स व्हाई एंटिटी के लिए क्या बात है। और अगर आप जो है वो दूध खरीदते हैं, कॉफी बीन्स खरीदते हैं और चीनी खरीदते हैं, तो कस्टमर कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम दीज थिंग ऑन इट्स ओन and entity promise to transfer the goods is separately identifiable from other promises. Each promise is separate, so that's why there are 3 वादे। लेकिन अगर आप बनी बनाई कॉफी खरीदते हैं तो इंग्लिश का फिक्रा सुने, कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द, कॉफी के अंदर पड़ा हुआ दूध बनने से पहले सोचा करना है, कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द दूध, कॉफी बीन्स एंड चीनी ऑन इट्स ओन, अपने एतबार से उनसे फायदा ले सकता था ना, बट हुआ क्या, entity's promise to sell coffee is not separately identifiable from any other promise, balki entity is doing only one promise, that is all inputs are combined to produce a combined output। पढ़ेंगे Agodora services अलग अलग, if both are met, example 1 और example 3, if both are met, दोनों चीजें पूरी होनी चाहिए, example 1 और 3, 2 और 4 नहीं, if both are met, कुछ ना लिखिए example 1 और 3, the customer can take benefit from the Saria, example 3, can take the benefit from Saria bricks on its own or together with other resources available to customer। इसका मतलब ये होता है कि ईंटों से शायद खुद तो फायदा नहीं ले सकता, टुगेदर विद द रिसोर्सेज, लेबर इधर उधर से हायर करके ईंटों से फायदा ले लेना, कोई मसला नहीं, ऐसी क्या बात है इसके अंदर। अखरोट से खुद ब खुद तो शायद फायदा नहीं ले सकता, लेकिन रेडीली रिसोर्स अवेलेबल है हथौड़ी, उसको मिला के अखरोट से फायदा ले लेगा। यहां पर एक बात जरा गौर से सुनिएगा, एक और एग्जांपल हम आपको देने लगे, ये कीबोर्ड है और ये लैपटॉप है या ये डेस्कटॉप है, कीबोर्ड और कंप्यूटर के ऊपर पहला स्टेप लगाने लगा हूं, कैन कस्टमर टेक द बेनिफिट फ्रॉम लैपटॉप ऑन इट्स ओन, यस, लैपटॉप का अपना कीबोर्ड होता है। कैन कस्टमर टेक द बेनिफिट फ्रॉम कीबोर्ड ऑन इट्स ओन, नहीं, लेकिन स्टैंडर्ड ने गुंजाइश दी है, स्टैंडर्ड ने कहा खैर है ये अलग है, फिर भी एंटिटी गोद का नाला बना के नहीं दे रही, ये अलग है। हमने कहा कैसे, आई कैन नॉट टेक बेनिफिट फ्रॉम द गुड ऑन इट्स ओन, मैं कीबोर्ड से वैसे नहीं फायदा ले सकता, मुझे कोई चीज चाहिए, आई कैन नॉट टेक द बेनिफिट फ्रॉम चार्जर ऑन इट्स ओन, चार्जर अपनी नासों में लगाना है मैंने क्या करना है, चार्जर से ऑन इट्स ओन तो फायदा नहीं ले सकता। आई कैन नॉट टेक द बेनिफिट फ्रॉम मार्कर ऑन इट्स ओन, आई नीड अ व्हाइट बोर्ड। तो कुछ चीजें होती हैं जिनके लिए दूसरी चीज चाहिए होती है, तो यस, कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम कीबोर्ड ऑन इट्स ओन, नो, इट इज नॉट नेसेसरी, टुगेदर विद द अदर रिसोर्स दैट इज रेडीली अवेलेबल। कंप्यूटर, लैपटॉप्स वगैरह मार्केट में रेडीली अवेलेबल होते हैं, उनके साथ जोड़ के कीबोर्ड इस्तेमाल कर लें। तो बोलें कीबोर्ड और कंप्यूटर क्यों अपनी जात में अलग अलग हैं, क्योंकि या तो इन चीजों से आप बराह रास्त बेनिफिट ले सकते हैं, और अगर बराह रास्त नहीं ले सकते तो कोई और चीज इनके साथ अवेलेबल होती है, उसको मिला के इनसे क्या ले सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये तो मैंने बात वो छेड़ दी कीबोर्ड और कंप्यूटर वाली, जो कि हमने डिस्कशन में भी लाए नहीं थे। हमने तो 4 एग्जांपल्स में ऐसी बात की नहीं, हम तो दूसरी साइड पे निकल गए थे। हमारी 4 एग्जांपल्स की तरफ वापस आए। पहली वाली एग्जांपल, कैन कस्टमर टेक द बेनिफिट, एग्जांपल 1, कैन कस्टमर टेक द बेनिफिट फ्रॉम ऑनियन एंड ब्रेड ऑन इट्स ओन, यस, घर जाके जैसे मर्जी इस्तेमाल कर, ब्रेड को खाली खा ले। और दूसरी बात, एंटिटी प्रॉमिस, एग्जाम्पल वन जहन में रखे, एग्जाम्पल 1, एंटिटी प्रॉमिस टू ट्रांसफर द गुड्स इज सेपरेटली आइडेंटिफाइबल फ्रॉम अदर प्रॉमिस इन द कॉन्ट्रैक्ट, यस, ब्रेड अलग वादा है, ऑनियन बेचना अलग वादा है। अगर इन दोनों का जवाब आ गया यस, तो फिर बता दें ये तीनों चीजें डिस्टिंक्ट हैं। इस वजह से ये कितने वादे बने, मतलब ये तीनों चीजें अलग अलग हैं, ये तीनों चीजें। बट लेट्स अप्लाई दीज टू पैरास, दीज टू लाइंस ऑन सिनेरियो नंबर 2, ऑन सिनेरियो नंबर 2। ओके, लेट्स डिस्कस। सैंडविच बनने से पहले आपको 3 चीजें नजर आ रही थी। कैन कस्टमर टेक द बेनिफिट फ्रॉम दीज 3 थिंग्स, ब्रेड वगैरह ऑन इट्स ओन,
सैंडविच बनने से पहले 1 मिनट पहले दुकान पे आपको तीनों चीजें अलग अलग नजर आई थी. कैन यू टेक द बेनिफिट फ्रॉम दोज थिंग्स ऑन इट्स ओन? यस, बट entity promise to transfer the goods is not separately identifiable from. कोई एक प्रॉमिस दूसरे प्रॉमिस अलग अलग नजर नहीं आ रहे, बल्कि कितने प्रॉमिस नजर आ रहे हैं? एक. इसलिए ये चीजें डिस्टिंक्ट नहीं रही. जब डिस्टिंक्ट नहीं रही तो कितने वादे बन गए? एक वादा बन गया. डन. ओके. अब पहले बुलेट को एक्सप्लेन करने के लिए हमने बनाया है पैरा 28. स्टैंडर्ड कहता है ये तो अपनी जात में पैरा 27 है ना. पहले बुलेट को एक्सप्लेन करने के लिए पैरा 28 बनाया है, और कहते हैं दूसरे बुलेट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बनाया पैरा नंबर 30 बड़ी मेहनत करके. 29 पैरा नंबर 29 बनाया बड़ी मेहनत करके दूसरे बुलेट को एक्सप्लेन करने के लिए. ओके, लेट्स स्टार्ट. पहला सवाल होता है चीजें अपनी जात में अलग अलग हैं या नहीं, और दूसरा सवाल होता है सेलर इनको अलग अलग करके बेच रहे या नहीं. 5 दफा बोलें. पहला सवाल क्या होता है? चीजें अपनी जात में अलग अलग हैं या नहीं. दूसरा सवाल क्या होता है? एग्जाम्पल 1 में चीजें अपनी जात में अलग अलग थी, सेलर भी इनको अलग अलग करके बेच रहा था. एग्जाम्पल 2 में 1 सेकंड पहले बर्गर बनने से पहले, सैंडविच बनने से पहले चीजें अपनी जात में अलग अलग थी, लेकिन सेलर इनको अलग अलग करके नहीं बेच रहा था. लोगों ने पूछा स्टैंडर्ड ये क्या मतलब है कि चीज अपनी जात में अलग है, मतलब इट इज सेपरेटली आइडेंटिफाइबल. अपनी जात में अलग है क्या मतलब है? यानी कस्टमर कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम गुड ऑन इट्स ओन का मतलब बताओ. ये क्या लाइन तुम लोगों ने निकाली है? कस्टमर का देख रहे हैं, वो कैसे यूज कर सकता है, और डिसाइड एंटिटी कर रही है कि ये एक वादा है या एक से ज्यादा वादे हैं. पढ़ें. अ कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड और अ सर्विस. पहली मिसाल जहन में रखें जिसके अंदर हमने जो है, चलें दूसरी मिसाल जहन में रखें जिसमें सरिया अलग लेके आए हैं, हम ब्रिक्स अलग लेके आए हैं, सैंड अलग लेके आए हैं. सैंड, सरिया और उसकी एग्जांपल जहन में रखें. एग्जांपल 3, अ कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड इफ द गुड कुड बी यूज्ड. इंटे यूज करें. इफ द गुड कुड बी यूज्ड. कई दफा खाने की चीजें आप लेके आते हैं, गुड कुड बी कंज्यूम्ड. कई दफा आप चीज को बेच देते हैं, सोल्ड फॉर एन अमाउंट दैट इज ग्रेटर देन स्क्रैप वैल्यू. कहते हैं वैसे अगर कोई चीज आप लेके आ गए हो ना बाजार से, तो ये अलग है. अगर आप इसको यूज कर सकते हो, कीबोर्ड को यूज कर सकते हैं, तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये कस्टमर कैन टेक द बेनिफिट फ्रॉम द गुड ऑन इट्स ऑन. कुड बी यूज्ड, कुड बी कंज्यूम्ड. खाई नहीं जा सकती है, वो कोई और चीज मिसाल ले लेंगे. सोल्ड फॉर एन अमाउंट ग्रेटर देन स्क्रैप वैल्यू. कैन दिस बी सोल्ड? अगर ये कीबोर्ड आप लेके आ जाए ना 2000 रुपए का, तो इंशाल्लाह आपका 1200-1300 का निकल जाना है. स्क्रैप होता है 100-150 का, छान बुरे वाले को बेचना. उतने का तो नहीं बिकेगा, 1200-1300 को तो बिक जाएगा ना. और अदरवाइज हेल्ड इन अ वे दैट जनरेट, या किसी भी तरह अपने पास ही रख लो और इससे इकोनॉमिक बेनिफिट लेते रहो. वैसे कहते हैं मैंने दुनिया में एक चीज देखी है कि अगर ये चीज बाजार में अलग मिल रही है ना, बाजारों में अलग रुल रही है, मिल रही है, कई चीजें होती हैं वो बाजार में अलग से नहीं मिलती, उसके लिए आपको कोई बड़ी चीज खरीदनी पड़ती है, साथ वो मिलती है. अगर ये चीज दुनिया में अलग बिक रही है ना, बाकी लोग आप या बाकी लोग अगर अलग बेच रहे हैं, कहते हैं ये बात साबित करने के लिए काफी है कि पॉइंट 1 पूरा हो गया है. देखें इधर, इफ अ गुड इज रेगुलरली सोल्ड सेपरेटली. बताएं ये गुड पाकिस्तान में सेपरेटली बिक रही है या इसके लिए कंप्यूटर लेना जरूरी होता है? If a good is regularly sold separately, this would indicate that customer generally can benefit from the good on its own. कस्टमर इससे बेनिफिट ले सकता है, खुद ले ले और इन कंजंक्शन विद अदर अवेलेबल रिसोर्स. एक मिसाल हम आज देने लगे हैं जो कि हमारी आज की बनेगी एग्जाम्पल 5, और उस एग्जाम्पल पे हमें स्टेप 2 में पेपर में आना ही नहीं पड़ेगा. स्टेप 1 का जवाब आएगा, बारों बार हम डिसाइड कर लेंगे एक वादे या 2 वादे. आईफोन का हार्डवेयर और आईफोन का सॉफ्टवेयर
these goods are not regularly sold separately in this world. ये चीजें नहीं अलग बेची जा रही. तो how customer can take benefit from on its own? हार्डवेयर से ऐसे बेनिफिट नहीं लिया जा सकता. यू नीड सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर से ऐसे नहीं बेनिफिट लिया जा सकता. यू नीड हार्डवेयर. आईफोन वाले अपने सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड वालों को नहीं कि एंड्रॉयड फोन ले और सॉफ्टवेयर हमारा डलवा लो, ऐसा कोई तस्वुर अभी तक तो नहीं है. तो बता दें, क्या अगर एक हार्डवेयर, उसके लिए वो सॉफ्टवेयर, कुछ होते हैं सॉफ्टवेयर एक्स्ट्रा, वो तो हर मोबाइल पे डाल जाते हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको मिसाल दी है आईफोन और उसका सॉफ्टवेयर, क्या कस्टमर कैन टेक द बेनिफिट फ्रॉम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ऑन इट्स ओन? देयरफॉर इन पे दूसरा स्टेप लगाने की जरूरत ही नहीं कि एंटिटी इनको क्या करके दे रही है. एंटिटी जैसे मर्जी इनको दे. स्टैंडर्ड ने कह दिया ये एक ही वादा है पाई, इसका नाम है मोबाइल बेचना. ये कितने वादे हैं और इसका नाम क्या है? मोबाइल बेचना. हम बात किसी और तरफ लेके चले गए. हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि इसका जवाब यस आए, इसका जवाब यस आए. एग्जाम्पल 1. इसका जवाब यस आए, इसका जवाब नो आए. एग्जाम्पल 2. हम एग्जाम्पल 5 पे चले गए, इसका जवाब नो आ रहा है. अब एग्जाम्पल आगे लगाने की जरूरत नहीं. इसका जवाब नो कैसे है? Can customer take the benefit from hardware and software on its own separately? Can you take the benefit from both separately? Or you need एक दूसरी चीज चाहिए ना चीज. तो इसलिए एक इस एग्जाम्पल 5 जैसी जागिंग ये स्टैंडर्ड का मेन कॉन्सेप्ट है. साडा कीबोर्ड कितने रह गया. एक इसकी एग्जाम्पल जो है वो और है, वो हम आपको अब दिखाने लगे हैं. एग्जाम्पल 5 जैसी. एग्जाम्पल 5 जैसी ये है एमआरआई मशीन. इसमें बंदा डाला जाता है, ठीक है, अल्लाह बचाए. तो इसमें बंदा डाला जाता है, हाई लेवल का एक्सरे होता है, बस और कुछ भी नहीं होता, हाई लेवल का एक्सरे होता है. और इस एमआरआई मशीन में तो देख लेना, इनको भी बताएं बंदा डाला जाता है. इधर है, इधर बंदा डाला जाता है. तो एमआरआई मशीन में बंदा डाला जाता है और उसका एक्सरे इस प्रिंटर से निकल आता है. अब देखने में ये दो चीजें हैं, देखने में ये दो चीजें हैं, बट कस्टमर कैन नॉट टेक द बेनिफिट फ्रॉम मशीन ऑन इट्स ओन. हाँ, अगर बाजार में इस तरह की मशीनें रुलने लग जाएं और चाइना वाले भी इसके प्रिंटर देने लग जाएं, वो मैं बात नहीं कर रहा. मैं एक जनरल बात कर रहा हूं. एक बड़ी सी कंपनी है, उसने नई नई ये मशीन लॉन्च की है, एमआरआई मशीन, और ये दोनों चीजें आपको चाहिए. आप बताएं, अगर आप ये खाली मशीन लेके आ जाएंगे तो आईफोन का हार्डवेयर समझ लें, इसको सॉफ्टवेयर समझ लें. हालांकि ये सॉफ्टवेयर नहीं है, इस मिसाल में दोनों हार्डवेयर है. तो अगर आप ये खाली मशीन लेके आ जाएं और साथ आप प्रिंटर ना लाएं, तो मरीज को कहीं बस अंदर जा बाहर, वो कहे रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट के लिए हमारे पास कोई चीज नहीं. बस मजा आया. तो यू कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑन इट्स ओन. कस्टमर कौन है? हॉस्पिटल. कस्टमर कौन है? हॉस्पिटल. इतने भी वेख्या करो, बहुत नजरों की हिफाजत की आदत अच्छी बात है. जहां मैं दिखा रहा था वहां देख, ये तो अच्छी बात है. ये मशीन सप्लायर है. तो हॉस्पिटल जो है क्या है? हॉस्पिटल इज कस्टमर और मशीन सप्लायर इज एंटिटी. अब एंटिटी क्या करे? एंटिटी इस तरह नहीं कर सकती कि हार्डवेयर ऑफ मशीन एंड हार्डवेयर ऑफ प्रिंटर, ये दो वादे नहीं है. क्यों? इसमें तो आपको दूसरा स्टेप नहीं लगाया करना पेपर में. इसमें आपको सिर्फ कौन सा स्टेप लगाया करना है? पहला. पहले का जवाब ही क्या आ गया? नो. पहला पढ़े जरा सिनेरियो क्या है. कस्टमर कैन टेक द बेनिफिट फ्रॉम दिस गुड ऑन इट्स ओन. बोले आई कैन नॉट टेक द बेनिफिट. ओके, कैन आई टेक द बेनिफिट फ्रॉम इट्स ओन? ये मंगवा लेते हैं, प्रिंटर मंगवा लेते हैं, मशीन की जरूरत नहीं है, बस सफा खेलते रहेंगे. तो इससे तो कोई फायदा नहीं होगा. ठीक है. सो दैट्स व्हाई ये एग्जांपल नंबर क्या बन गई? 5. इसके अंदर क्या हुआ करेगा? कस्टमर कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑन इट्स ओन. कस्टमर ऑन इट्स ओन बेनिफिट लेगा. तो ये दोनों चीजें, मशीन प्लस उसका एक्सक्लूसिव प्रिंटर, एक तो जनरल प्रिंटर जो बाजार से शायद मिल जाए, वो फिर और बात है.
मशीन और उसका एक्सक्लूसिव प्रिंटर, दीज आर नॉट डिस्टिंक्ट। IFRS 15 का पैरे 28 का ए, MRI मशीन स्पेशलाइज्ड प्रिंटर, MRI मशीन प्रिंटर, MRI सिंगल परफॉर्मेंस से सिंगल वादा है, नन कैन जनरेट स्टैंड अलोन बेनिफिट। हॉस्पिटल बायर है, स्पेशल प्रिंटर मंगवा रहा है, लेकिन वो प्रिंटर किसी काम का नहीं है विदाउट MRI मशीन। MRI मशीन जब तक नहीं आएगी, ऐसी रेपिटेटिव बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। ओके डन। सो एग्जाम्पल 5 लिखें, जिन्होंने 4 एग्जाम्पल्स लिखी हैं, एग्जाम्पल 5 लिखें। iPhone is selling Apple company is selling हार्डवेयर, HW लिखने, हाँ HW लिख देते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, iOS क्या नाम है उसका, है एंड iOS सॉफ्टवेयर। तो कंक्लूड करें, देयर इज ओनली वन PO, सिर्फ एक ही बात है, वाई? अबे 2 चीजें हैं ना, इंग्लिश में जवाब दें मुझे, इंग्लिश में जवाब दें। कस्टमर कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम, कैन सारी गेम कैन या कैन नॉट लगाने में है। पेपर में ये बच्चा के देखा जाएगा कि कैन लगाता है या कैन नॉट लगाता है, तो सारी गेम कैन और कैन नॉट लगाने में। तो 1 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। लॉजिक लिखें, कस्टमर कैन नॉट टेक बेनिफिट फ्रॉम दीज ऑन इट्स ओन, customer cannot take benefit from these on its own. एग्जाम्पल 6 लिखने की जरूरत नहीं, ये आपको दिखा दिया, लिखनी है तो चलें लिख लें। A supplier sold MRI machine and its exclusive printer. A supplier लिखें, a supplier sold MRI machine and its exclusive printer. जवाब लिखें, आंसर बताएं। 1 PO। ओके, ये कैसे पता चलता है कि कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड ऑन इट्स ओन? Customer cannot use MRI machine without printer. Customer cannot sell MRI machine without printer. कस्टमर कुछ नहीं कर सकता बेचारा इनके साथ, उसको दूसरी चीज चाहिए। कस्टमर कैनॉट सेल द हार्डवेयर विदाउट iOS सॉफ्टवेयर, आप नहीं कर सकते। यू कैनॉट, आप यूज भी नहीं कर सकते उसके बगैर, और आप कंज्यूम भी नहीं कर सकते उसके बगैर, तो ये किसी काम का नहीं है। तो बताएं ये कैसे पता चला करेगा कि ये वाली बात हो रही है या नहीं, ये वाली बात हो रही है या नहीं, कैसे पता चला करेगा? ऐसे पता चला करेगा। डन। अब हम आज कुछ नहीं करेंगे मेरे ख्याल से, बस इसी को थोड़ा सा 1-2 एग्जांपल्स इसी करते हैं, लेकिन पैरा 29 पढ़ें, पैरा 29 पढ़ें। सेलर किस तरह चीजों को इकट्ठा बेच सकता है? कोई इंग्लिश का फिक्रा बताएं, सेलर किस तरह चीजों को इकट्ठा बेच सकता है? He will combine all the inputs to produce a, बस सेलर इसी तरह इकट्ठा बेच सकते हैं। बोलें सेलर कैसी चीजों को इकट्ठा बेचेगा? He will combine
all the inputs to produce a combined output. Significant service of integrating the goods. सैंडविच में क्या हो रही थी चीजों की? इंटीग्रेशन सिग्निफिकेंट थी या हल्की फुल्की थी? इतनी बुरी इंटीग्रेशन थी कि बाद में तो कोई, अगर आप टमाटर निकालना चाहें तो पता नहीं उसको जनादा ही निकलेगा। सिग्निफिकेंट सर्विस ऑफ इंटीग्रेटिंग द गुड्स, किसके साथ? विद अदर गुड्स, विद अदर गुड्स। क्यों? क्यों? डेट रिप्रेजेंट द कंबाइंड आउटपुट। वो सारी चीजें मिलके एक क्या बनी है? कंबाइंड आउटपुट। आज आपको एक मिसाल देता हूं। पॉइंट ए की मिसाल हमने क्या पढ़ी है? अभी ये नॉट का लफ्ज ना पढ़ें, मैं यस पॉइंट ए की बस मिसाल मुझे बताएं क्या पढ़ी आपने? सैंडविच। सैंडविच कितने वादे हैं? एक वादा, 1 PM। ओके, नाउ आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल जहां सेलर दो चीजों को इकट्ठा बेच रहा है। जहां सेलर दो चीजों को इकट्ठा बेच रहा है, वो मैं एक आपको मिसाल देने लगा हूं, लेकिन उसमें सेलर इनपुट्स को मिला के कंबाइंड आउटपुट नहीं बना रहा, बल्कि एक आउटपुट को मॉडिफाई कर रहा है। लेकिन इस तरीके से मॉडिफाई कर रहा है कि आप बाद में लग नहीं कर सकते। कई मिसालें दी जा सकती हैं। आपने दुकान से कपड़े खरीदे, बाद में आपने उसका साइज छोटा बड़ा या ज्यादा करवा लिया। अब एक उसने सूट बेचा, एक उसने दर्जी वाली सर्विस दी। बाद में आपने कहा कि सूट को दोबारा जो है वो कर दो चेंज। वो कहेगा भाई बाजू वो स्यापा, ये तो पूरा, ये तो तुमने किन चक्करों में डाल दिया मुझे, इतनी मुश्किल से सारा सूट तुम्हारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज किया है। तो समटाइम्स यू हैव एन आउटपुट बट यू गो टू सेलर अगेन, मॉडिफाई दैट आउटपुट, टू मॉडिफाई दैट आउटपुट। आपने कहा ये सूट लिया, आपने कहा मुझे उसके ऊपर कढ़ाई कर दो। अब जब उसने सारे सूट पे कढ़ाई कर दी, आपने कहा जरा इसको अलग करो दोबारा, मुझे जरा सूट ही दे दो बस। क्योंकि भाई पागल हो तुम यार। सो नो, दीज आर नॉट इनपुट्स टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट। देयर वाज एन आउटपुट सूट, लेकिन हल्का सा आपने उसको मॉडिफाई। तो कई दफा सेलर इनपुट्स को मिला के आउटपुट नहीं बनाता, लेकिन किसी एक आउटपुट को थोड़ा सा क्या कर देते हैं? मॉडिफाई कर देते हैं। एक आउटपुट को हल्की सी कोई चीज डाल के क्या कर देते हैं? मॉडिफाई कर देते हैं। तो कोई मसला नहीं। तो ऐसी सूरत में सेलर अगेन उसको क्या करके दे रहा है? इकट्ठा करके दे रहा है। सेलर उसको इकट्ठा करके दे रहे हैं। अब एक और मिसाल, आपने गाड़ी खरीदी, आपने उससे कहा कि यार ये गाड़ी का पेंट खराब है, मुझे पेंट करके दे दो। उसने आपको पेंट करके दे दिया। अब पेंट इतनी बड़ी चीज नहीं है कि दीज आर एन इनपुट्स टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट। इन चीजों को मिला के गाड़ी बना दी है। ओ भाई गाड़ी तो पहली थी वो, तो दैट वाज एन आउटपुट, बट यू कंबाइंड द आउटपुट्स? नो, यू कंबाइंड द इनपुट्स? नो, यू हैव मॉडिफाइड एन आउटपुट। लेकिन हम अपने सिलेबस की जो अच्छी एग्जांपल है वो लिखते हैं। वो ये है कि आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी के पास गए और आपने सॉफ्टवेयर खरीद लिया। जब आपने सॉफ्टवेयर खरीद लिया तो सॉफ्टवेयर खरीदने के बाद आपने उसको कहा कि मैं आपको 15 दिन का टास्क दे रहा हूं, इस सॉफ्टवेयर को ऐसे तरीके से, सूट को मॉडिफाई जैसे कराया था, इस सॉफ्टवेयर को ऐसे तरीके से मॉडिफाई करो कि मेरे एग्जिस्टिंग जितनी एप्लीकेशंस है उसके साथ ये लिंक हो जाए। उसने बड़ी मेहनत करके कोडिंग शोडिंग सी, वो करके रिवाइज किताबें अपनी करके उसने 15 दिन की बजाय उसने 2 महीने लगा दिए। उसने कहा जी अब आपकी सारी चीजों के साथ ही इंटीग्रेट हो गया। आपने कहा नहीं वही सॉफ्टवेयर सही था। भाई अब क्या करूं मैं गोद को नाला बना चुका हूं भाई, मैं फलूदा बना चुका हूं, अब मैं क्या करूं? तुम अनकोड करो। ये तो पूरा स्यापा है। ये तो वो जगह जगह जाके एक एक जगह मैंने सॉफ्टवेयर को सारे को चेंज किया और तुम कह रहे हो उसको अनचेंज कर दो, जैसे लुट मची हुई है। तो जरूरी नहीं एंटिटी 3-4 इनपुट्स को मिला के आउटपुट बनाए। कभी कभी एंटिटी ये भी किया करेगी। नॉट का लफ्ज नहीं पढ़ना आप लोगों ने। द गुड्स डज मॉडिफाई another good. The good does modify an other good. The good or service? The good or service? Good or service? गुड में गुड भी डलवाई जा सकती है। आपने मिसाल के तौर पे केक लिया है और केक के अंदर आपने कोई चीज डलवा ली और, तो बस ठीक है। अब जहन में कोई मिसाल नहीं आ रही, तो केक के अंदर आप लोगों ने कोई चीज डलवा ली और अब वो अलग बात में नहीं हो सकती, तो बस ठीक है, खत्म करें।
डन, शहद डलवा लिया ऊपर आप लोगों ने, कुछ और करवा लिया, ठीक है। आपने बिरयानी की देख ली, उसके बाद आपने उसको कहा कि यार ये बिरयानी की देख के ऊपर जो है वो आप सारे में सलाद मिक्स कर दो, तो बस अब वो एक प्रॉपर आउटपुट थी, उस आउटपुट को थोड़ा सा आपने क्या कराया, चेंज कराया। वो पहले भी बिरयानी थी, अब भी बिरयानी है, लेकिन पिछली मिसालों में वो पहले अंडा था, पहले ब्रेड थी, पहले वो मीट था, पहले ऑनियन था, लेकिन अब इनपुट्स मिलके कंबाइंड आउटपुट हो गए हैं। लेकिन वो पहले भी कार थी, अब भी कार है, पहले भी सॉफ्टवेयर था, अब भी सॉफ्टवेयर है, पहले भी साथ देना, मेरा तीसरी कौन सी एग्जांपल दी थी, पहले भी बिरयानी थी, अब भी बिरयानी है, लेकिन किसी चीज ने आकर उसको क्या कर दिया, बट दुकानदार ने तो उसको इतने बुरे तरीके से जोड़ दिया ना, आप उसको घर जाके अलग नहीं कर सकते, आप उसको घर जाके अलग नहीं कर सकते। और ये बी लिख लें, सॉफ्टवेयर एंड हाईली कस्टमाइज्ड इंस्टॉलेशन। सिंपल इंस्टॉलेशन नहीं, हाईली कस्टमाइज इंस्टॉल करते हुए इंटीग्रेशन भी करनी पड़ी बाकी एप्स के साथ। तो सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर ही रहेगा, लेकिन जो आपने इसमें चेंजेस कराई हैं दोज कैन नॉट बी अनडन, दोज कैन नॉट बी, या कैन बी अनडन, कैन नॉट बी अनडन। अच्छा, तीसरी मिसाल जो है ना वो एज सच हमारे कभी ICAP ने टेस्ट नहीं की। कई दफ़ा सेलर आपको दो चीज़ें बेचता है, दोनों अलग अलग होती हैं, उनका गोद कनाला नहीं बना के दे रहा होता। ये मिसाल वैसे मैं करवाया भी नहीं करता था पास्ट में, उनका गोद कनाला नहीं बना के दे रहा होता, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना हाईली इंटर रिलेटेड होती हैं। ये चीज़ें क्या होती हैं, हाईली इंटर रिलेटेड होती हैं, ठीक है। किड्स की कार और उसका रिमोट, किड्स की कार और उसका रिमोट। अब ये सेलर आपको मतलब काराइज्ड रिमोट नहीं देगा। हो सकता है रिमोट रोल रहा हो जो है वो किचन के अंदर और गाड़ी पड़ी हो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर गाड़ी कहीं हो, तो इसमें इनपुट्स को मिला के आउटपुट नहीं बना के दे रहा। और दूसरी बात बोलें, किसी आउटपुट को मॉडिफाई नहीं कर रहा, लेकिन आपको ऐसी चीजें बेच रहे जो हाईली इंटर रिलेटेड है। स्टैंडर्ड कहते हैं सेलर एक ही बात है, एक ही बात है, क्योंकि तुम मुझसे कौन सी चीजें बेच रहे हो जो हाईली इंटर रिलेटेड है। चलें 3 मिसालें दे दें जब सेलर समझेगा एक ही बात है। नंबर 1, 4-5 चीजों को मिला के एक चीज बना दे, तो सेलर एक ही चीज बेच रहा है। फिर आपको ईंट बजरी सीमेंट मिला दे या ब्रेड और ऑनियन मिला दे, एक ही चीज बेच रहा है आपको। दूसरा, सेलर चीज तो एक ही बेच रहा है, लेकिन उसने ऐसे बुरे तरीके से मॉडिफाई किया है। ओ, नॉट नहीं पढ़ना आप लोगों ने, नॉट नहीं पढ़ना। असल में स्टैंडर्ड किसी और कॉन्टेक्स्ट में नॉट बार बार डाल रहा है, वो कुछ और कहना चाह रहे हैं, हम अभी यस को कह के समझना चाह रहे हैं। तो द गुड्स डज सिग्निफिकेंटली हाईलाइट करना था, डज सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई अदर गुड। तो स्टैंडर्ड के कितने वादे हो गए, एक वादा हो गया। कितना वादा हो गया, जब मैं नॉट का लफ्ज डाल दूंगा तो फिर ये ज्यादा वादे होंगे। मैं नॉट नहीं डाल रहा आज लफ्ज, नॉट कल डालूंगा, अभी नॉट का लफ्ज नहीं डाल रहा, तो ये कितने वादे हो गए, एक वादा हो गया। और तीसरी मिसाल दे दें, बोले द गुड्स हाईली डिपेंडेंट और हाईली इंटर रिलेटेड। अगर चीजें हाईली डिपेंडेंट और हाईली इंटर रिलेटेड हैं तो भी मेरे ख्याल से सेलर क्या समझे, ये क्या बात है, एक बात। तो ये तीनों की एग्जांपल नोट कर लें। हाँ, मोर की बिल्कुल रिमोट मार्केट में अलग से अवेलेबल है। अगर इसीलिए तो इस चीजों को मैं डिस्कस नहीं करता हूँ तीसरे सिनेरियो को। अगर रिमोट मार्केट में अवेलेबल है तभी ये पॉइंट सी में आएगा। पॉइंट सी से पहले वो हमने ऊपर वाले बुलेट में दूसरा बुलेट पढ़ा था, दूसरा। अगर ये रिमोट मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है और ये कोई नई गाड़ी आई है रिमोट वाली और ये एक्सक्लूसिव रिमोट मिलता है और यही एंटिटी बेचती है, तो फिर तो शायद ये यहीं पर बन जाता सिंगल वादा, फिर तो स्टेप 2 लगाना ही ना पड़ता। अभी पता है कि गाड़ियां, अब मैं इसीलिए तो ये हाईली डिपेंडेंट वाली मिसाल नहीं देता होता, गाड़ियां और रिमोट अलग अलग मार्केट में रुल रहे होते हैं। कई दफा दूसरी कंपनी का भी रिमोट आप लगाते हैं वो गाड़ी चल पड़ती है, मम्मी लूट मच गई, अम्मी वो भाई नहीं लाया था उसका, वो भी चल रही है उससे। तो ये चीजें मार्केट में रुल रही होती है। द कस्टमर कैन टेक द बेनिफिट फ्रॉम द रिमोट एंड वो अलग अलग, दैट्स व्हाई स्टेप 2 लगाना पड़ा था।
लेकिन दोनों क्या थे? हाईली इंटर रिलेटेड। तो प्लीज हाईली इंटर रिलेटेड की ज्यादा मिसालें करने की जरूरत नहीं, आप बस मिसाल को सादा हद तक रखें। अब मुझे बताएं सवाल सॉल्व करने के लिए कितने स्टेप्स हुआ करेंगे? 2। बोले सवाल सॉल्व करने के लिए कितने स्टेप्स हुआ करेंगे? 2। पहला, जो चीजें हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो अपनी जात में अलग अलग हैं या नहीं, वो अपनी जात में अलग अलग हैं या नहीं। चलें मिसाल देता हूं, ब्रेड वगैरह, ऑनियन वगैरह, मीट वगैरह अपनी जात में अलग अलग थे और उसने भी 3 अलग अलग शॉपरों में डाल के बेचे। बताएं कितने वादे हैं? 3। बात खत्म हो गई। दूसरा सवाल मेरा, अपनी जात में तो ये चीजें अलग अलग थी लेकिन उसने सैंडविच बना के बेच दिया। पहले पॉइंट के मुताबिक तो डिस्टिंक्ट थी लेकिन दूसरे पॉइंट ने फेल कर दिया क्योंकि एंटिटी ने उन सब इनपुट्स को मिलाकर कंबाइंड आउटपुट बना के दे दिया। और तीसरी मिसाल, क्या हार्डवेयर आईफोन का और उसका सॉफ्टवेयर अपनी जात में अलग अलग हैं? बता दें, फिर अगला सवाल मैं बाद में पूछता हूं एंटिटी कैसे दे रही है। अपनी जात में अलग अलग नहीं, तो बस ये तो पहले ही एक वादा है, अब इसको आगे लेके जाने की जरूरत नहीं, ये पहले ही एक वादा है। डन। अच्छा, इक्का दुक्का मिसालें मैंने आपको और भी कराई हैं। सैंडविच टाइप, इस सैंडविच टाइप एग्जांपल्स हैं, आउटपुट मॉडिफाई कर रहे हैं या हाईली इंटर रिलेटेड, ये सैंडविच टाइप एग्जांपल्स हैं। 2 एग्जांपल्स आपको सैंडविच टाइप और करवाई हैं, वो आप बता दें कौन सी वाली। दो एग्जांपल सैंडविच टाइप और करवाई हैं। जे डॉट्स ने आपको एक सूट बेचा, बाद में आपने उसको सूट के अंदर ऑल्टरेशन करवा ली। अब उसने कहा जी 10,000 का सूट है, ऑल्टरेशन जो है वो 4,000 की होगी। सर ये तो बहुत ही, बस ये 4,000, जिस तरह की कढ़ाई आप कह रहे हैं और डिजाइन आप कह रहे हैं, ये तो बस बहुत ही स्यापा है हमारे लिए, तो 4,000। अब बताएं पहले स्टेप पर, पहला स्टेप पर जवाब यस है, यू कैन यूज द सूट ऑन इट्स ओन, और आप किसी और दर्जी से भी उसको सही करवा सकते हैं। पहले स्टेप का जवाब यस है, यू कैन यूज द सूट ऑन इट्स ओन, बट entity is not selling them separately, rather he is not combining, चपेट मारनी है, he is not combining, entity is modifying an output. What was output? सूट, उसको एंटिटी क्या कर रही है? मॉडिफाई करके दी। तो ये जो आपको एग्जांपल करवाई है, सूट और उसमें सर्विसेज और गाड़ी और उसका पेंट दोबारा करवाना और सॉफ्टवेयर और हाईली कस्टमाइज्ड इंस्टॉलेशन, इन तीनों चीजों को जरा सोच के बताएं, अलग किया जा सकता है बाद में? अनडू, वेरी टफ टास्क, यानी दुकानदार एक दो तो आपसे लड़ने ही लग जाएगा। हो सकता है बड़ी रेयर केस में आप अलग कर भी सकते, लेकिन स्टैंडर्ड कहते नहीं ऐसी चीजें अलग अलग नहीं, फिर बाद में बहुत ज्यादा स्यापे पड़ जाते हैं। तो ये भी कितने वादे हो गए? एक वादा हो गया। डन। चलो अब आज के लिए इतना काफी है, सिर्फ आप मुझे ये बता दें पेज नंबर 18 पर आके, अब इसको ना कल हमने लिखना सीखना है। कॉन्सेप्ट कितने लोगों को क्लियर हो गया सारा? ठीक है। किसको? मसलन किसमें? नहीं, हाँ वो तो है ही नहीं अवेलेबल, पूरी मार्केट में iOS के लिए कोई नहीं। अच्छा जी, 20 जनवरी यू वेंट टू जलाल सन्स एंड ऑर्डर्ड अ फिश बर्गर फ्राइज एंड बॉटल। आप बताएं कितने वादे हैं? 3 वादे हैं। अभी हम लिखने के तरीके पे नहीं आ रहे, अभी हम देख रहे हैं आपको कॉन्सेप्ट आ गए हैं या नहीं। कॉफी टी एंड कंपनी सोल्ड अ लार्ज कप ऑफ कैपुचिनो कॉफी इंक्लूडिंग कॉफी बीन्स मिल्क एंड टू मिस्टर इंजमाम, मिल्क एंड की, अच्छा एंड शुगर। बताएं कितने वादे हैं? एक वादा है। क्यों? एंटिटीज प्रोवाइडिंग इंटीग्रेशन सर्विस, अपनी जात में तो अलग अलग थे लेकिन एंटिटी ने उनको इकट्ठा। मैकडॉनल्ड्स सोल्ड अ बर्गर इंक्लूडिंग बन, चिकन, ऑनियन, केचप एंड ऑलिव्स। केचप में सी आता है के आता है? के आता है, चलो कैचअप। तो वसीम अकरम बोलें जी, एक वादा। डिसाइड क्या हुआ है? सो दीज आर नॉट डिस्टिंक्ट, ये अलग अलग नहीं है। तो कितने वादे हो गए? एक वादा हो गया। शाहिद अफरीदी रियल स्टेट एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड अ हॉस्पिटल फॉर अ कस्टमर। नहीं, उसमें तो बड़ी चीजें हैं। एक तो हम आपको इसमें सर्विसेज देंगे, इंजीनियरिंग सर्विसेज, साइट क्लियरेंस देंगे, फाउंडेशन बना के देंगे,
स्टाफ प्रोक्यूर करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर बना के देंगे, पाइप्स आपको बेचेंगे, वायर्स बेचेंगे, इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट करके देंगे, फिनिशिंग करके देंगे आपको, ये करके आपको पूरा हॉस्पिटल बना के देंगे। एक बात आए, वैसे कस्टमर अगर इन सबको अलग अलग ले लेता तो अलग अलग भी तो बेनिफिट ले सकता था, लेकिन दूसरा स्टेप लगेगा ना। स्टेप 1 क्या लगता है? कैन कस्टमर टेक द बेनिफिट फ्रॉम दीज थिंग ऑन इट्स ओन? यस। आप मटेरियल किसी और से ले आए, मैप किसी और से बनवा लें, लेबर कहीं और से ले आए, यू कैन टेक द बेनिफिट फ्रॉम ऑल थिंग ऑन इट्स ओन। बट एंटिटी promise are not promises. Entity promises are promise. Entity is not promising independent things, rather entity is making only one promise. And what is that promise? Construction of a hospital. तो कहते हैं मैं कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल करके दे रहा हूं, इसमें कोई मसला नहीं। डन। चलें निकालें पास पेपर क्वेश्चन नंबर 12। ये इसकी थ्योरी नहीं पढ़नी, थ्योरी इंशाल्लाह आप कल आपको लिखवाना सीखेंगे। पास पेपर क्वेश्चन 12, पास पेपर क्वेश्चन 12 इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। पास पेपर क्वेश्चन 12 तो एक इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है। एक मिसाल आपसे पूछने लगा हूं, जो दिल में आया वो बताइएगा। स्टेप 5 की मिसाल है। आज होमवर्क तो ऐसा कोई नहीं, क्वालिटी प्रोग्राम का होमवर्क होगा, और ये जो सारी एग्जांपल 1 2 3 4 5 हैं, बस इनको आपने देख के आना है। वो अंग्रेजी भी नहीं पढ़नी, क्योंकि अंग्रेजी मैंने बताई नहीं आपको, अंग्रेजी को ज़्यादा पढ़ाई नहीं। ज़्यादा पढ़नी हुई तो बस पहले 1 2 पैरास पढ़ लीजिएगा। वो जो नीचे 3 कैटेगरीज अलग थी रिमोट वाली, वो बेशक ना पड़ेगा, उसमें नॉट कलर्स पढ़ के आप कहेंगे ये क्या लिखा हुआ है। नॉट कलर्स तो मैंने आज पढ़ाया नहीं, तो सारा कल करेंगे वो। अच्छा, मुझे ये सवाल का जवाब दें कि आपने दुकानदार को कहा सुबह मुझे 20 समोसे दे देना, दोपहर को भी 20 समोसे दे देना, रात को भी 20 समोसे दे देना, ठीक है। तो मेरे दोस्त आते हैं, समोसों के अलावा कुछ खाते नहीं, वहीं में जापान से, वो कहते हैं यार वो तो समोसे ही खाने हैं। सुबह 20 समोसे, दोपहर को 20 समोसे, रात को 20 समोसे। आप बताएं दुकानदार रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेगा? एट अ पॉइंट इन टाइम और ओवर टाइम? पॉइंट इन टाइम। 3 दफा पॉइंट इन टाइम, 3 दफा पॉइंट इन टाइम। क्यों? खुल के बात करें। नंबर 1 स्टेप लगाएं और बोले ना, जैसे जैसे नहीं, बेच नहीं, वो लफ्ज बोले पहला वाला, जैसे जैसे वो सर्विस दे रहे हैं वैसे वैसे आप कंज्यूम कर रहे हैं। नहीं, ये तो कुछ ऐसा, ये तो गुड्स है, बल्कि इसमें कैसे साथ कंज्यूम कर सकते हैं। दूसरा, जैसे जैसे वो क्रिएट कर रहे हैं अपनी दुकान पे समोसा, वैसे वैसे आप कंट्रोल कर रहे हैं समोसा। अच्छा, तीसरी मिसाल, क्या वो कोई स्पेशल नेचर का समोसा बना के दे रहे हैं आपको? वो स्पेशल नेचर का समोसा नहीं। तो तीनों स्टेप क्या हो गए? फेल। आप बता दें 20 समोसों का रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेगा? 8 AM पर। चाहे 7:30 बजे बनाना शुरू कर दे, चाहे 7:30 बजे बनाना शुरू कर दे, 8 AM पर उनका रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा। और अगले 20 समोसों का चाहे 1:30 बजे बनाना शुरू कर दे, 2 बजे रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा जब आपको। और अगले समोसे उसने, जरा आपने कहा था कि अगले समोसे जो है वो रात को बनाना शुरू करना 11:45 पे, उसने 11:45 पे बनाना शुरू किए, 12:15 पे आपको डिलीवर किए। 12 बजे रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करे उन 20 समोसों का? नहीं, थोड़ा सा तो कर देना। मतलब वो 20 समोसे थे, वो 20 समोसे जो है वो उसने आपके लिए बनाना शुरू कर दिया। आप गए, आपकी नजर पड़ी 7-8 बन गए, मैं 12 बजे आने का, जल्दी बना यार 20 पूरे करने हैं। तो वो 7-8 बनने की बेस पे तो रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेगा, कि वो 7-8 उसकी दुकान पे पड़े हुए हैं। जैसे ही उसने बनाए, आपने कंज्यूम किए? नहीं, वो 7-8 उधर ही पड़े हुए हैं अभी। क्या वो क्रिएट कर रहे हैं और आपके पास कोई चीज घर में इनहेंस हो रही है? नहीं। क्या वो कोई स्पेशल नेचर की चीज है? तो अगर तीनों का जवाब नो आया, तो अगर वो रात 11:45 पे समोसे बनाना शुरू करे और 12 बजे तक 8 समोसे बना भी ले, तो रेवेन्यू कितनों का रिकॉर्ड करेगा? जब तक कंट्रोल ट्रांसफर नहीं होगा तब तक रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकता।
अनलेस कि वो जो 3 बातें अगर वो पूरी हो रही हैं वो फिर अलग बात है, उन 3 में से कोई एक बात पूरी हो जाए तो फिर बात समझ आती है। डन, ओके। तो समटाइम्स गुड्स आर सोल्ड इन लॉट्स। 5 लैपटॉप मुझे आज बेच दो, 5 लैपटॉप मुझे 4 दिन बाद बेच देना। तो दुकानदार रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेगा? जब लैपटॉप बेचेगा। तो बार बार रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेगा? पॉइंट इन टाइम या ओवर टाइम? पॉइंट इन टाइम, पॉइंट इन टाइम। आपने उसको 4 लैपटॉप ऑर्डर किए नवंबर में, उसने भेज दिए, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर ले। आपने उसको 4 लैपटॉप ऑर्डर किए 25 दिसंबर को, उसने आपको 5 जनवरी को बेचे, तो कब रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा? 5 जनवरी, 5 जनवरी को। इट इज कॉल्ड एज रिकॉर्डिंग रेवेन्यू एट अ पॉइंट इन टाइम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर बोलें। 108। एथिक्स का सवाल भी है इसमें। एक घंटा आपको उस दिन बुला लिया था, मैं घर से तो घंटा ही सोच के आया था, लेकिन आपको 3:45 से 4:15 पे सिर्फ आज मैं पढ़ाऊंगा और वो लेक्चर ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा, घर में जाके ले लीजिएगा। कोई इक्का दुक्का बच्चा इधर अवेलेबल है तो हाथ खड़ा कर दे। पता नहीं आज दिल में आ रहा है कि आपको सेपरेटली ना बुलाया जाए, तो बस ठीक है, वो आधा घंटा इंशाल्लाह कल कभी निकालें। पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 12, फिर बाइंदा कभी नहीं, कल तो नहीं, कल तो हमारी नॉर्मल टाइमिंग होगी। आपकी मर्जी है कि घर बैठ के, नहीं आज वो डबल नहीं हो सकता, ये चीज़ें नहीं ऐसी माय डियर, अब नहीं किया जा सकता, इन चीज़ों के साथ इतना जुल्म नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 12, सरासी के लिए तो नहीं आना ना कल आप लोगों ने, लाइब्रेरी के लिए आना ना बस, सरासी ने तो नहीं बुलाया होगा कल। हाँ, तो लाइब्रेरी के लिए आना है। ऑन 1 नवंबर 2021 एक्साइटमेंट लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइड लिमिटेड। जी एंटिटी कौन है? वो बोले ना, एक्साइटमेंट एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइड लिमिटेड टू मैन्युफैक्चर एंड सेल। तो लिखें एक्साइटमेंट के ऊपर एंटिटी और प्राइड के ऊपर कस्टमर। आए सही आप एक दफा मंडे को इंशाल्लाह, जो टेस्ट होने ना IFRS 15 का। अच्छा, ये जो खुद बनाना होता है ना टेस्ट, इसकी अपलोड में बहुत रिस्क होता है, कोशिश होगी जल्दी करवा दूं। मतलब कई दफा असल में जब चीज सर पे पड़ती है ना हर बंदे के, तो फिर उसको होश आता है। तो वो अभी हम ऐसे से चल रहा हूँ, ये सर पे पड़ेगी ना, ये जाके मंडे की संडे की रात को, तो फिर मंडे की सुबह और संडे की रात। अभी ये टर्म टेस्ट और टैक्स का बनाना था, ये भी रात 1:30-2 बज गए, फिर सुबह फजर के बाद उठ के भी 7:30 7:30 बज गए। तो ये सर पे पड़ती है चीज़, तो बंदा ज़रा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, वरना हौली हौली कर रहा होता है, ये सवाल बना लेंगे, ये डाल देंगे, ये जब सर पे पड़ जाती है फिर ओके। ऑन अकाउंट नंबर 2000 फिर अच्छी आउटपुट आती है हमारी, आप लोगों की तो शुरू से ही कंसिस्टेंट आउटपुट है। ऑन अकाउंट नवंबर 2021 एक्साइटमेंट लिमिटेड entered into a contract with Pride Limited to manufacture and sell 100 units of special। ओए नहीं, ओवर टाइम नहीं रिकॉर्ड करना। ओवर टाइम की 2 शरायतें, एक नंबर 1 ओवर टाइम की 2 शरायतें, स्टेप 3 में 2 शरायतें, स्टेप 3 में 2 शरायतें ओवर टाइम की। रेवेन्यू रिकॉर्ड कब ओवर टाइम करना है? जैसे जैसे वो चीज बनाता रहे वैसे वैसे मैं इस्तेमाल करता रहूं। बोले जैसे जैसे वो चीज, जैसे जैसे कस्टमर रिसीव करेगा वैसे वैसे कंज्यूम करेगा। बोले जैसे जैसे कस्टमर रिसीव करेगा वैसे वैसे कंज्यूम करेगा। आपको मैंने कहा था, याद कर लीजिएगा ये चीजें। या जैसे 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 हाइलाइटर तो खत्म, एट अ पॉइंट इन टाइम और ओवर टाइम की डिस्कशन हो रही है। पॉइंट ओवर टाइम कोई लफ्ज नहीं है, बोले एट अ पॉइंट इन टाइम और ओवर टाइम। क्या हो गया, हाइलाइटर क्यों मर गए हैं? हर बंदे के ना समझाने का एक तरीका होता है। तो आज सुबह एक साहब ने बात की कि वही नमाज 2 फर्ज
जिस पे आप 2 मिनट लगा दो उसी पे 3 मिनट लगा देते तो वो शायद बहुत ही ज़्यादा अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाता। और आप कहते हो नमाज़ों से अल्लाह मसले हल नहीं करता और नमाज़ों से अल्लाह की मदद नहीं आती, तो थोड़ा सा 4 फ़र्ज़ 4 मिनट में पढ़ते हो, 5 में 6 में पढ़ना शुरू कर दो, तो वही चीज़ उस पर थोड़ा सा आप टाइम बढ़ा देंगे, वो ज़्यादा खूबसूरत बन जाती है। बहरहाल कुछ लोग होते हैं अल्लाह ने उनको कुछ ऐसी मिसाल दिल में डालते हैं कि अगले को समझ आ जाती है बात। तो 1-2 मिनट ही बढ़ाना होता है, ज़्यादा नहीं। लेकिन ऐसे लोग इस ज़माने में हैं, हमने खुद उनको अपनी आंखों से देखा हुआ है। एक तो इमाम नमाज़ पढ़ाते हैं ना, वो तो आप ऑब्वियसली 7-8-10 मिनट में 4 फ़र्ज़ पढ़ा देते हैं, लेकिन ज़ोहर की 4 सुन्नतें मैंने उनको पौने घंटे में पढ़ते देखा है। यानी उन्होंने दिन ये टाइम बड़े सुकून से, ज़ोहर की 4 सुन्नतें जो ज़ोहर से पहले की हैं उसका सवाब तहज्जुद के बराबर है, तो इतनी सुकून से वो पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, एंटिटी परफॉर्मेंस क्रिएट्स और एनहेंसेस एन एसेट दैट कस्टमर कंट्रोल। तो बताएं 2 मिसालें जिसमें एंटिटी को रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए ओवर टाइम। नंबर 1, कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव एंड कंज्यूम। ये आमतौर पे ना सर्विसेज में होता था वैसे, और आपके घर कोई वार्डरोब आके बना के दे रहे हैं। एंटिटी परफॉर्मेंस क्रिएट्स दैट कस्टमर कंट्रोल। तीसरे सिनेरियो में ना उसने डाल दिया हुआ स्टैंडर्ड बनाने वाले ने बीच में एंड। तीसरे सिनेरियो में उसने बीच में क्या डाल दिया है? एंटिटी ऐसी चीज बना के दे जो एंटिटी के किसी काम की ना हो। पिज्जे में जैम आपने डलवाया, ठीक है, आपका टेस्ट है, और अगर आप ऑर्डर कैंसिल करें तो एंटिटी का अधूरे ऑर्डर पे राइट बन जाएगा जितना काम किया उसके पैसे लेने का। तो बताएं इसमें 2 शराइत क्या हैं? एंटिटी परफॉर्मेंस इज नॉट क्रिएटिंग एन एसेट विद यूज टू एंटिटी। एंटिटी को ऐसी चीज नहीं बता रही जो एंटिटी का काम किया। और एंटिटी हैज अ राइट टू पेमेंट फॉर अधूरा काम। अगर काम अधूरा करोगे तो भी मेरा राइट है, अगर काम अधूरा करोगे तो भी मेरा राइट है। असल में देखें, पहली एंड से पहली वाली बात में एंटिटी बड़ी वीक महसूस कर रही थी, यार ऐसी चीज मैंने उसने ऑर्डर कर दी है, बाद में मेरे किसी काम की नहीं है। तो स्टैंडर्ड ने कहा फिर भी आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो ओवर टाइम, अगर कॉन्ट्रैक्ट में एक लाइन लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? कि अगर किसी भी वक्त कुछ मसला हुआ तो एंटिटी का राइट होगा पेमेंट का। किस वक्त तक का? जितना उसने काम आपको करके दे दिया, जितना उसने काम आपको करके दे दिया। On 2 November 2021, Excitement Limited entered into a contract with Pride Limited to manufacture and sell। अच्छा, ये ट्रेडर नहीं है, ये मैन्युफैक्चरर है, खुद बनाएगा। अब देखना पड़ेगा उसने कितने समोसे मेरे लिए बना लिए हैं, और फिर रेवेन्यू में रिकॉर्ड करने या नहीं, ये अलग बहस है। वो बनाएगा, वो ट्रेडर नहीं है, वो हमारी एंटिटी मेन्यू हमारे लिए बनाएगी भी और बना के हमें बेचेगी भी। एंड सेल 100 यूनिट्स ऑफ स्पेशलाइज्ड मशीन। इसका मतलब हुआ करेगा एंटिटी इज क्रिएटिंग एन एसेट विद नो यूज टू एंटिटी। बोलें ये एसेट किस नेचर का हो गया? स्पेशल नेचर का। अच्छा, वैसे मुझे बता दें, ये जो मशीनें बना रहे होते हैं, हमें लोग मशीनें बना के दे रहे होते हैं, तो वो हम जैसे जैसे रिसीव करते हैं वैसे वैसे कंज्यूम भी करते हैं। मुझे इतनी ज़्यादा मशीनें क्यों चाहिए? 100 यूनिट्स हो सकता है मुझे 100 यूनिट्स मशीनें चाहिए, मेरे 100 दुकानें हैं, 100 दुकानों पे हर दुकान पे मुझे कॉफ़ी वाली मशीन चाहिए, मैंने 100 आउटलेट्स इकट्ठे खोले हैं, 100 मशीनें एक वक्त में चाहिए होती हैं लोगों को, उसमें क्या मसला है? 100 ब्रांचेज हैं पूरे पाकिस्तान में, मेरी फैक्ट्री 100 फैक्ट्रीज हैं मेरी पूरे पाकिस्तान में, मैंने तो आपको भी बताया नहीं क्या क्या है। एंड सेल 100 यूनिट्स ऑफ स्पेशलाइज्ड मशीन एट अ टोटल प्राइस ऑफ 300 मिलियन। जी कैलकुलेटर पकड़े बगैर बताएं एक मशीन कितने की है? एक भाई कह रहे हैं 10 मिलियन की। चलो छोड़ो, वैसे मशीन बता दें 300 डिवाइडेड बाय 100, पता नहीं कोई 100 बोल रहा है, तो 3 मिलियन की एक मशीन है। कितने की मशीन है एक? 3 मिलियन। और 100 मशीनें कितने की हैं? 300 मिलियन।
द मशीन्स विल बी डिलीवर्ड इन लॉट्स ऑफ 20 यूनिट्स, समोसे 20-20 करके आएंगे। मशीन विल बी डिलीवर्ड इन लॉट्स ऑफ, भाई मशीनें आने वाली हैं, पहला ऑर्डर आने वाला है। मशीन विल बी डिलीवर्ड इन लॉट्स ऑफ 20 यूनिट्स एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हमारा ईयर एंड कहाँ है, कहाँ है, मुझे नहीं मिल रहा। सेकंड पैराग्राफ में, ओहो ड्रामा ही है, ईयर एंड इधर डाला हुआ, मैं इधर ढूंढ रहा था, पागल है। अच्छा ईयर एंड इधर डाला हुआ है इसने, ठीक है चलें। हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर है, तो भाई पहली डिलीवरी तो अगले साल होनी है, पहली डिलीवरी अगले साल होनी है, क्योंकि मैंने उससे क्या कहा, मुझे कितनी मशीनें चाहिए, 100। उसने कहा 100 मशीनें एकदम मैं नहीं बना सकता, 20-20 करके आपको दे दिया करूंगा। ये मशीन है, समोसे नहीं है कि सुबह दोपहर शाम आ जाया करो, 3-3 महीने बाद आया करो, इंशाल्लाह तुम्हें ऐसी मशीनें देंगे, तुम्हारी सोच है। तो मशीन्स विल बी डिलीवर्ड इन लॉट्स ऑफ 20 यूनिट्स एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब सवाल बड़ा आसान से, टेकें लगा लें, मुझे सादा सी बातें बताएं, ये किसी भी डॉक्टर इंजीनियर को बुला लें, उसे ये सवाल समझ आ रहा होगा। मुझे बताएं पहला क्वार्टर कब खत्म होगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो बताएं पहली डिलीवरी कब एक्सपेक्टेड है, अगले साल जनवरी में। पीएल ने पे किया 10% नॉन रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल पैसे आया करें ना तो उसको रेवेन्यू में नहीं डालना। कुछ बच्चे कहते हैं नॉन रिफंडेबल है, रिफंड ही नहीं होने, नहीं रेवेन्यू में नहीं डालना, इसको भी कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। क्या एंट्री करेंगे, बोले कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट। तो नॉन रिफंडेबल पैसों को रेवेन्यू नहीं बनाया जाता, इनको लाइबिलिटी रिकॉर्ड किया जाता है। इट इज अ लाइबिलिटी टू डिलीवर गुड्स इन फ्यूचर। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर 10% है, लेकिन ये रिफंडेबल है नॉन रिफंडेबल है, नॉन। इससे नॉन रिफंडेबल होने का मतलब ये नहीं कि रेवेन्यू में डालें। वाइल द रिमेनिंग प्राइस 270 बनेगी ना, 300 ज़रब 10% कितना था, मैं ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं ना, 300 ज़रब 10% कितना था, 30 मिलियन, तो 270 मिलियन बाकी बन गए। एंड द रिमेनिंग प्राइस विल बी पेड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ओनली आफ्टर डिलीवरी ऑफ ईच लॉट एंड नॉट बिफोर, ओनली आफ्टर डिलीवरी ऑफ ईच लॉट एंड नॉट बिफोर। वो कहते हैं कि जब तुम 20 मुझे दोगे तभी पैसे दूंगा, नॉट बिफोर। तो इसका मतलब है एंटिटी हैज नो राइट टू पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस कंप्लीटेड। अगर 31 दिसंबर तक इसने कोई अधूरा काम कर दिया तो इसको पैसे नहीं मिलेंगे जब तक के पूरा काम ना। परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट होता है अधूरा काम, अधूरे काम के पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे सिर्फ कब मिलेंगे तुम्हें, पूरे काम के। अब जरा तसल्ली से बात मेरी सुनिएगा, जब एंटिटी ऐसी चीज बना रही हो जो एंटिटी के काम की नहीं है, तो एंटिटी एग्रीमेंट में डलवाए कि राइट टू पेमेंट मुझे दो अगर अधूरा काम भी हुआ। लेकिन एंटिटी ने नहीं डलवा सकी एग्रीमेंट में, उसने कहा मैं तुझे अधूरे काम के पैसे नहीं दूंगा, चल नास, ये किसी और को जाके कह। तो स्टैंडर्ड ने एग्रीमेंट पढ़ा, स्टैंडर्ड ने एग्रीमेंट पढ़ के क्या कहा, स्टैंडर्ड ने एग्रीमेंट पढ़ के कहा भाई बात तो आपकी ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड मशीनें हैं, लेकिन पैसों का हक सिर्फ, और आगे उसने क्लियर किया है कि अपने नॉट बिफोर, सुन लो सुन लो सुन लो, नॉट बिफोर, अधूरे काम के पैसे नहीं होंगे। इसका मतलब है पहला सवाल अब हम पूछेंगे, क्या जैसे जैसे वो मशीनें बना रहा है अपने प्रेमिसेस में, मैं वैसे वैसे कंज्यूम कर रहा हूं? क्या मशीनें वो हमारे इलाके में आके बना रहा होगा? ये तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तीसरी बात, क्या मशीनें स्पेशल हैं? क्या अधूरे पैसे लेने का हक है? ओहो आपने नो बोल दिया, सही बोला नो। कंक्लूजन क्या निकला कि तीसरा स्टेप भी फेल। तीसरे स्टेप के पास होने के लिए दो चीजें हैं, एंटिटी खास नेचर की चीज बना रही हो और अधूरे पैसे लेने का राइट हो। बार बार बोले ना, बार बार बोले। तीसरा स्टेप पूरा होने के लिए दो शराइतें हैं, बोले एंटिटी खास नेचर की चीज बना रही हो और अधूरे पैसे लेने का हक हो। सवाल क्या कह रहे हैं, अधूरे पैसे लेने का हक है या मुकम्मल 20 बना के देंगे तो हक होगा? चलें आगे। The sales staff has awarded had spent 16 hours costing 4 million for preparing proposal for the cost हमें पड़ी, मतलब उनके लिए तो ये खुशी होगी ना, मतलब हमारा खर्चा कितना आया। सेल्स टीम वर्कड हार्ड एंड स्पेंट 4 million फॉर प्रिपेयरिंग प्रपोजल। बताएं प्रपोजल प्रिपेयर करने की कॉस्ट क्या है? नॉट इंक्रीमेंटल। वेल डन। कौन बोला था, हाथ खड़ा करें। नॉट इंक्रीमेंटल, क्योंकि प्रपोजल की कॉस्ट है या विनिंग की?
proposal. The team has also awarded with a bonus of 6 million upon obtaining the contract. ये कौन सी कॉस्ट है? और छा गए आप लोग, ये कौन सी कॉस्ट है? इंक्रीमेंटल। और वो कौन सी होगी? बाय डिफॉल्ट क्या रूल है? नॉट इंक्रीमेंटल को क्या करना होता है? एक्सपेंस। और इंक्रीमेंटल अगर रेवेन्यू 1 से ज्यादा सालों में रिकॉर्ड होना है, अगर रेवेन्यू 1 से, तो फिर जैसे जैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड करें वैसे वैसे इसको एक्सपेंस में डालें, यानी पहले कैपिटलाइज करें। और इस सवाल में वैसे ही रेवेन्यू जो है वो मुझे लग रहा है 5 क्वार्टर्स में रिकॉर्ड होना है, और 5 क्वार्टर्स 1 साल से ज्यादा है। इसमें तो रेवेन्यू काफी महीनों में रिकॉर्ड होना है। आगे, अप टू 31 दिसंबर ईएल हैड मैन्युफैक्चर्ड 15 यूनिट्स। रात 12 बजे उसने कहा सर वो जो आपने 20 से मुझसे कहे थे ना 8 बन गए हैं, बाकी इंशाल्लाह अभी मैं बना रहा हूं। अभी उसने 15 बनाए हैं मेरे लिए, डिलीवर नहीं किए। आप बता दें ये जो 15 उसने बना के रखे हुए हैं ये उसकी कहां नजर आएंगे? बैलेंस शीट में एज एन इन्वेंट्री, क्योंकि मुझे डिलीवरीज कब होनी है? अगर कोई मैन्युफैक्चरर मेरे लिए चीजें बना के रखता रहे तो कहां रखे? अपने स्टॉक में रखे, अपने बिजनेस में, अपने स्टॉक में रखे। ये तो एथिक्स का सवाल है। उसने कहा ये हुआ है तो वो हुआ है तो ये हुआ है तो मेरे ख्याल से ये कर दो। ये तो छोड़े परे, ये तो उसकी कहानी है सीएफओ की। ये हम पढ़ेंगे जिस वक्त क्या पढ़ना हुआ, पॉइंट नंबर बी। अच्छा, अब मैं आपको ये सवाल ज्यादा नहीं करवाना चाह रहा, मुझे सिर्फ आप डेट्स बता दें किस किस डेट को रेवेन्यू रिकॉर्ड होना है और किस किस डेट को पेमेंट होनी है। डेट्स लिखना शुरू करें। जी, ईयर एंड 31 दिसंबर बोलें। नहीं, हमारा साल 21, ईयर एंड 31 दिसंबर 21। इसमें मेरे ख्याल से कोई डिलीवरी नहीं है, इसमें नो रेवेन्यू, कोई रेवेन्यू बुक नहीं होगा। अगला रेवेन्यू कब बुक होगा? ईयर एंड 31/12/22। डेट्स बता दें। 31 जनवरी 22। और वैसे एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे भाई, कोई मैं IFRS 15 का सवाल नहीं करा रहा, सादा सादा बातें पूछ रहा हूं। ऑर्डर कब आया था? नवंबर में। बोले नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 31 जनवरी। आगे बोले, जल्दी पूरा करें लीज के सवालों की तरह। 30 अप्रैल 22। आगे बोलें 31 जुलाई 22। आगे बोलें 31 अक्टूबर। 30 अक्टूबर होगा। अक्टूबर को क्या कहते हैं? 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर 22। जब ये 7, 8, 9 भूल जाते हैं हमें तो हम अक्टूबर लिखने लग जाते हैं। आगे नहीं, फिर जनवरी तो अगला ईयर एंड है ना, अगला ईयर एंड 31/12/23। उसमें कब रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा? 31 जनवरी 23। जी, रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड होगा? 20 यूनिट्स का। 20 यूनिट्स का रेवेन्यू। एक यूनिट कितने के? कंट्रोल कब ट्रांसफर होगा? अगले साल। कोई बता दे सेल प्राइस किसी ने पहले निकाल के रखी हो, मैंने अलग से निकलवाई थी। भाई मुझे ऐसे ना देखा करें, सेल प्राइस बताएं 300 डिवाइडेड बाय 100। एक यूनिट 3 का है तो 3 ज़रब 3 60, 3 ज़रब 20, तो जवाब 60। 20 यूनिट्स का रेवेन्यू 60। इधर भी रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा कितना? 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 60। टोटल रेवेन्यू में कितना चला गया? 300। तो 300 का रेवेन्यू टोटल रिकॉर्ड हो गया। डिस्कशन तो सारी हमारे साल के करके आनी है, और रेवेन्यू कब रिकॉर्ड हो रहे हैं? अगले साल। अब मुझे ये बता दें, पहला मेरा सवाल आपसे ये है, मैंने एक आसान कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है, कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट। बोलें कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट कितने किस्म की होती हैं? इंक्रीमेंटल, जनरल रूल, नॉट इंक्रीमेंटल कॉस्ट और कॉस्ट that will be incurred regardless of whether the contract is win or not। मुझे पता है अंग्रेजी मैंने गलत बोली है, regardless of whether we win the contract or not।
उन कॉस्ट को बाय डिफॉल्ट कहां डालते हैं? एक्सपेंस में। लेकिन अगर एक्सप्लिसिटली कस्टमर ऐसा नहीं लिखा हुआ सवाल में, छोड़ें आगे चलें। और जो कॉस्ट होती हैं टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट में इंक्री, फॉर एग्जांपल बोनस और कमीशन गिवन टू सेल्स स्टाफ व्हेन वी विन द कॉन्ट्रैक्ट, सो दोज कॉस्ट आर एडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, या पता नहीं कोई लॉस, आर कैपिटलाइज्ड एज इन्वेंट्री लिखा हुआ था स्टैंडर्ड में लफ्ज, आर कैपिटलाइज्ड एज इन्वेंट्री, ये लफ्ज हम इंशाल्लाह लिख के आएंगे, आर कैपिटलाइज्ड एज and recorded and its expense will be recorded as and when we record the revenue। मेरे ख्याल से आप लोग ऐसा कीजिएगा, इसको 5 दफा रेवेन्यू के अगेंस्ट मैच करा दीजिएगा, क्योंकि कितनी डिलीवरीज हैं टोटल? 5 दफा। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, एक कॉस्ट हो गई मेरी प्रपोजल वाली, बिड प्रपोजल वाली, उनको कहां लेके जाने मैंने? एक्सपेंस में। दूसरी कॉस्ट ऑन विनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, विन तो हो गया इसलिए तो डिलीवरी शुरू करने लगे हैं, तो विन हो गया, तो विन के ऊपर वो वाली कॉस्ट को क्या नाम देना है? इंक्री। अच्छा, कॉस्ट इंक्रीमेंटल है नॉट इंक्रीमेंटल है अलग बहस है, ट्रीटमेंट बताएं इंक्रीमेंटल की। इसको कैपिटलाइज करेंगे एज एन इन्वेंट्री, ठीक है। तो एक डिस्कशन है पेपर में हमारी आसान, पेपर में पासिंग मार्क्स हमने कहां से लेने हैं? पेपर में पासिंग मार्क्स 3 चीजों से मिल सकते हैं। पहली चीज, अभी सारा मैं आपको लिखवाऊंगा, पहली चीज क्या? वो जो 300 मिलियन का 10% पकड़ा हुआ है वो रेवेन्यू नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होना शुरू होने? अगले साल से। जो 300 मिलियन का 10% पकड़ा हुआ है उसकी एंट्री क्या करेंगे? कैश डेबिट लाइबिलिटी टू डिलीवर गुड्स क्रेडिट, दो इट इज नॉन रिफंडेबल बट स्टिल इट इज अ लाइबिलिटी, इट इज नॉट अ रेवेन्यू। एक तो ये नंबर इजी मार्क्स मिलने थे। दूसरा, कॉस्ट बताना था इंक्रीमेंटल है या नॉट इंक्रीमेंटल, और अगला बताना था इनको एक्सपेंस में डालना है या कैपिटलाइज करना है। अगली चीज बचपन से पड़ी हुई है कि कंट्रोल ट्रांसफर कब हो रहा है, रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है? जब भाई रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है? जब कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है। ये सवाल असल में पीओ ओवर टाइम या एट अ पॉइंट इन टाइम टेस्ट करने के लिए आया था, लेकिन फिर भी पासिंग मार्क्स नॉन रिफंडेबल और कॉस्ट टू ऑब्टेन से दे के चला गया था। पासिंग मार्क्स वहां से दे के चला गया था, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट आईकैप ने जो टेस्ट किया था वो था कि रेवेन्यू रिकॉर्ड करने एट अ पॉइंट इन टाइम, और इसकी ज्यादा हमने प्रैक्टिस नहीं की हुई अभी, इसलिए मैंने ये जो आपको 2 चीजें हाईलाइट करवाई हैं, ये 2 चीजें जो मैंने आपको हाईलाइट करवाई हैं, इनकी हमने ज्यादा प्रैक्टिस ही नहीं की हुई। आज पहली दफा क्लास में हमने देखा है कि मशीन साथ साथ कंज्यूम नहीं कर रहे, और मशीन जैसे जैसे वो बना रहा है वैसे वैसे मैं अपने घर में कब्जा नहीं ले रहा। तीसरी मिसाल आज पहली दफा क्लास में पढ़ी है, मशीन किस नेचर की है, लेकिन परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट पैसे लेने का हक नहीं है, बल्कि परफॉर्मेंस पूरी करूंगा, अधूरे काम के पैसे लेने का हक नहीं है, बल्कि पूरे काम के पैसे लेने का हक है। तो दैट्स वाई रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करूंगा? आहिस्ता आहिस्ता, जब वो मशीनें बना रहा होगा। अच्छा, समोसों में भी ऐसा हो सकता था, समोसे स्पेशल नेचर के, उसके अंदर हम शहद डलवा रहे हैं तो समोसे बन गए स्पेशल नेचर के। उसने 20 में से 8 समोसे बना लिए 12 बजे तक, इसने 20 में से 15 यूनिट्स बना लिए हैं, और वो कहता कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया या कोई वजह बनी तो अधूरे पैसे लेने का राइट है। फिर वो 8 समोसों का रेवेन्यू बुक करता। अगर सवाल में यही लाइन बदलती और क्या लिखा होता, रिमेनिंग कंसिडरेशन विल बी पेड even if delivery is not made and you can demand payment for performance completed to date, इस तरह की लाइन आती है, you can demand payment for performance completed to date, जितना काम किया हुआ, तो 15 के तो फिर पैसे लेने का हक बन जाता आपका, क्योंकि 15 उसके लिए बना के हमने रख लिए हैं। लेकिन आप बताएं 15 का रेवेन्यू रिकॉर्ड करना, इस सवाल में सिर्फ बहस ये थी कि 15 का रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है या नहीं। बड़ी सी हेडिंग दें इस सवाल की, 15 यूनिट्स का रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है या नहीं, सिर्फ ये मेन बहस है सवाल में कि 15 कितने डिलीवर कितने करने हैं अगले महीने, 20, उसमें से बना कितने लिए हैं, 15। मेन सवाल ये था मैन्युफैक्चर्ड 15, इस सवाल में है 15 यूनिट्स का रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है या नहीं। चलें लिखें रजिस्टर के ऊपर,
In this contract, the machine is of specialized nature. जरा शौक से लिखिएगा. The machine is of specialized nature because अभी मैं थोड़ी सी आसान इंग्लिश लिखवा रहा हूं. Because entity is creating an asset. अब लिखें विद नो ताकि फिक्र आपको आसान लगे. अब लिखें विद नो ऑल्टरनेटिव यूज टू एंटिटी. अब पढ़ें, ये फिक्रा समझ आ रहा है. मशीन कौन सी है? बस उसने ही फिर बनवाई है, और तो कोई मशीन ऐसी बनवाता नहीं. तो एंटिटी इज क्रिएटिंग an entity is creating an asset with no alternate use to entity. entity एक ऐसी चीज बना रही है जो entity के किसी काम की नहीं. but and ना लिखें, but लेकिन the entity has excellent, no किसने बोला, the entity has no enforceable right, but the entity has to payment for performance completed to date. For performance completed to date. ब्रैकेट में लिखें, पहली क्लास है अधूरा काम. परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट को अंडरलाइन करके ब्रैकेट में लिखें अधूरा काम. अधूरे काम के पैसे नहीं मिलेंगे भाई आपको. देयरफॉर कंक्लूड कराया. देयरफॉर रेवेन्यू विल नॉट बी रिकॉर्डेड ओवर टाइम. देयरफॉर रेवेन्यू विल नॉट बी रिकॉर्डेड ओवर टाइम, बट it will be recorded at a point in time. इसी फिक्रे को खींचे थोड़ा सा. but it will be recorded at a point in time. फिक्रे को खींचे थोड़ा सा. that is when we will start delivering lots of 20 units. That is when we will start delivering lots of 20 units. So no revenue. ओवर टाइम नहीं रिकॉर्ड कर सकते अब हम, ये नहीं कि 15 का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें. सो नो रेवेन्यू विल बी रिकॉर्डेड इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021. कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड ना करें, रिलैक्स करें. नो रेवेन्यू विल बी रिकॉर्डेड. एंड 15 यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अस. हम एंटिटी हैं, हमारी अकाउंटिंग हो रही है. 15 तो हमारे पास पड़े हैं ना. एंड 15 यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अस will remain in our closing stock. अच्छा, आगे चलें. अगला पैरा. The non-refundable money received as advance. The non-refundable money received as advance amounting to, बताएं कितनी है नॉन रिफंडेबल मनी? 30. एंट्री बताएं इसकी. कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी करें. द नॉन रिफंडेबल मनी received in advance amounting to 30 million will be recorded as a contract liability.
बल्कि ये भी लिख लेना, सिर्फ रिकॉर्ड होगी एंड विल अपीयर इन आवर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज वेल, क्योंकि लाइबिलिटी खत्म नहीं हुई इस साल, एंड विल अपीयर इन आवर SOFP एज वेल। ना सिर्फ रिकॉर्ड होगी बल्कि ईयर एंड पर पड़ी भी रहेगी। अच्छा आगे लिखें, कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट विल बी स्प्लिट बिटवीन, बोले, will be split between incremental and not incremental costs. The cost of bid proposal amounting to 4 million. The cost of bid proposal amounting to 4 million. यहां पे एक फिक्रा लिखवाएं जो वहां पे हमने थ्योरी में पढ़ा था। Would have been incurred whether or not, एक्सपेंस में जाने नहीं तो would have been incurred। आप मुझे वो प्रपोजल वाली बता रहे हैं ना, बिड प्रपोजल वाली कॉस्ट है ना, तो वो तो नॉट इंक्रीमेंटल है। Would have been incurred whether or not we obtain, whether or not we win लिखा करें, obtain जरा अच्छा लफ्ज नहीं है, विन से ज्यादा अच्छा समझ आता है। Whether or not we win the contract, ये तो होनी थी ना। अच्छा, whether or not we win the contract, अमाउंट कितनी है लिखवा दी है इसकी, so it should be charged as an expense in year ended 31 दिसंबर 21। अब जो गोल्ड मेडल वाली लाइन ना लिखे आएगा, however if it had been recoverable from customer explicitly then it will be capable, ये ना लिखे आएगा। आगे चलें, फर्दर इसी में जारी रखें। फर्दर दूसरी कॉस्ट कितनी है, फर्दर कॉस्ट ऑफ 6 मिलियन, उसकी नेचर पढ़े सवाल से। फर्दर कॉस्ट ऑफ 6 मिलियन, उस सवाल से ही नेचर पढ़े ना। फर्दर कॉस्ट ऑफ 6 मिलियन on obtaining contract, सवाल से इंग्लिश उठाएं, on obtaining contract is an incremental cost, so it will be, so हाँ इसकी लॉजिक आप लिख सकते हो, इंक्रीमेंटल कॉस्ट की भाई पूछ रहे हैं, डेफिनेशन लिखनी है तो लिख सकते हो। so it will be capitalized as an inventory and will be charged to expenses, will be charged as an expense कर लो, will be charged as an expense, cost of sale में जाइए, cost of sale भी तो expense ही होता है। will be charged as expense in 2022 and 2023, हमारे साल नहीं, in 2022 and 2023 along with the revenue recognition, उसके साथ साथ डालते रहें, along with the revenue recognition। कल मैं आपको एंट्रीज भी करा दूंगा इस सवाल की, along with the revenue recognition, अगली क्लास में करवा दूंगा, एंट्रीज करवा देंगे ताकि और हमने कुछ करना ही ना पड़े घर जाके, होमवर्क तो कोई देना नहीं। अच्छा, और आखिरी बात लिख दें, क्या रहेगी है, हो गया सब कुछ पूरा हो गया, हाँ वो भी हो गया और ये भी हो गया, ठीक है। अगली पार्ट क्लास के करें आप, हाँ 3:45 से 4:15 इंशाल्लाह, मतलब इसी सवाल की एंट्रीज करवा दूंगा और कोई 10-15 मिनट बचेंगे तो कुछ देख लेंगे फिर जी। कल की क्लास की नॉर्मल टाइमिंग, नॉर्मल